ट्वेल्थ की फिजिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में ट्वेल्थ की आज स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। चलिए देखते हैं सॉलिड स्टेट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिड स्टेट में हम सॉलिड की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम क्या कर सकें, एक न्यू सॉलिड बना सकें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए, तो in this unit we will discuss about the structures of solid and property of solid by which we can discover new solid according to the our रिक्वायरमेंट। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जिससे क्या कर सकें, एक न्यू सॉलिड बना सकें। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है तो सॉलिड की स्ट्रक्चर के बारे में, सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में, जिससे हम क्या करें कर सकें, एक न्यू सॉलिड क्या कर सकें, एक्वायर कर सकें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। चलिए, सॉलिड मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक क्रिस्टल सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक अमॉर्फियस सॉलिड। तो टाइप ऑफ सॉलिड अगर हम बात करें तो जनरली दो टाइप के होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फियस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? लिक्विड को क्विक अगर हम क्या करें धीरे धीरे कूलिंग करें। अगर धीरे धीरे कूलिंग करेंगे तो वहाँ से क्या जनरेट होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आप क्या करेंगे, क्विक कूलिंग कर दें, तो वहाँ से क्या जनरेट होते हैं? अमॉर्फियस सॉलिड। चलिए इनके बारे में देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर द ट्रू सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रू सॉलिड कहलाते हैं। और अमॉर्फियस सॉलिड आर स्यूडो सॉलिड, या बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, तो जो अमॉर्फियस सॉलिड हैं वो कहलाएंगे स्यूडो सॉलिड, या कहलाते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, और ये क्विक कूलिंग से मिलते हैं। चलिए, और जो क्रिस्टलाइन थे वो क्या थे? ट्रू सॉलिड। नेक्स्ट देखिए, देयर पार्टिकल्स आर अरेंज इन सिमेट्रिकल पैटर्न इन द लॉन्ग रेंज, देयरफॉर कॉल्ड लॉन्ग रेंज सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल मतलब जिन पार्टिकलों से सॉलिड मिलके बना है, क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, कोई आयंस भी हो सकता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होंगे, जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, और एक लॉन्ग रेंज क्या करता है, इसमें एग्जिस्ट करता है, लॉन्ग रेंज। देयरफॉर इसलिए क्या बोल देते हैं? लॉन्ग रेंज सॉलिड भी बोल देते हैं। अमॉर्फियस सॉलिड में क्या होता है? अमॉर्फियस सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे उनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं होता, वो एक रेगुलर फैशन में, एक रेगुलर पैटर्न में नहीं होता है, वो डिसऑर्डर होता है, रैंडमली होता है। तो इस टाइप के सॉलिड को क्या बोलते हैं? अमॉर्फियस। तो दे आर द कॉल्ड शॉर्ट रेंज सॉलिड। और ये क्या कहलाते हैं? शॉर्ट रेंज सॉलिड। मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कम होगी, वहाँ डिस्टेंस क्या हो जाती है? लार्ज हो जाती है। क्लियर हो गई? तो मेनली डिफरेंस क्या रहा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो एक रेगुलर पैटर्न में, एक रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं, जबकि अमॉर्फियस में क्या होता है? वो रेगुलर पैटर्न में नहीं होते। और क्रिस्टलाइन में क्या होगा? एक लॉन्ग रेंज सॉलिड है, और वो क्या है? शॉर्ट रेंज सॉलिड है। चलिए, देयर मेल्टिंग पॉइंट, लैटिस एनर्जी ETC आर वेरी हाई। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनकी लैटिस एनर्जी क्या होती है? वेरी हाई है। अगर इधर देखें तो देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड लैटिस एनर्जी आर रिलेटिवली लो एंड वेरी विद इन ए सर्टेन रेंज। एक सर्टेन रेंज में क्या करती है? वेरी करती है। जैसे अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है एक फिक्स पॉइंट होगा, इस एक फिक्स टेम्परेचर होगा, उससे डाउन पे अगर है तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और उससे हाई टेम्परेचर पे है तो लिक्विड फॉर्म में होगा। इसमें क्या होगी? एक रेंज होगी, मतलब T1 और T2 के बीच में, T1 और T2 अगर हम देखें, इस ये जो रेंज है T1 T2 की, अगर इससे डाउन टेम्परेचर है सॉलिड और इससे अप है तो लिक्विड, और इस T1 से T2 के बीच की जो रेंज है उसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में रहेगा, मिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक सर्टेन रेंज होती है। नेक्स्ट, दे शो, एक अगर बात करें, दे शो स्मूथ सरफेस आफ्टर कटिंग। अगर इसे क्या कर दें, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम किसी कटर से काटें तो जो कटिंग करने के बाद जो सरफेस आएगी वो एकदम स्मूथ आएगी। और इसमें क्या होगा? जो कटिंग करने के बाद जो सरफेस आएगी वो रफ होगी, वो स्मूथ नहीं होगी, यानी कि खुरदरी होगी। तो दे शो द रफ स्ट्रक्चर आफ्टर द कटिंग। चलिए, दे आर द, ये इंपॉर्टेंट बात है बस। इसमें जो मोस्टली एग्जाम में कुछ बात पूछी गई है, इस डिफरेंस में से वो यही बात पूछी गई है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वो भी बोर्ड एग्जाम में। दे आर द एनाइसोट्रॉपिक। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, और जो एमोर्फियस सॉलिड हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि ऑल डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? सेम। और एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? कि इसमें जो ऑल डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बॉलिंग, जैसे हम बात कर लें डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस टाइप से।
तो देखिए, तो इस ध्यान रखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकलों का अरेंजमेंट था वो तो रेगुलर था, मगर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में सेम नहीं थी, वो डिफरेंट थी, तो इसलिए क्या बोला गया है, एनआइसोट्रॉपिक। और इसमें क्या था, जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल थे वो एक रेगुलर पैटर्न में तो अरेंज नहीं थे, मगर ऑल डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या पाई गई, सेम पाई गई। क्या पाए गए, आइसोट्रॉपिक। और ये शॉर्ट रेंज सॉलिड है और ये लॉन्ग रेंज सॉलिड है। चलिए तो देखिए पूरा पढ़ लेते हैं इस पॉइंट को। दे आर द एनाइसोट्रॉपिक, दैट इज कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी। दे आर द आइसोट्रॉपिक, ये क्या होंगे, आइसोट्रॉपिक होंगे, दैट इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में सेम होती है, इसलिए क्या कहलाते हैं, आइसोट्रॉपिक। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, वो सेम नहीं होती, तो उसे बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। चलिए जैसे एग्जांपल इसके देख लें, डायमंड है, NaCl क्रिस्टल हो गया, आइस हो गया, या मेटल्स हो गए, या ग्रेफाइट है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। इधर देखिए अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल देखें अमोर्फियस के, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, पेपर है, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, अमोर्फियस सॉलिड के। अगर हम बात करें, देखिए इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकलों का जो अरेंजमेंट है बिल्कुल एक पैटर्न में, एक रेगुलर पैटर्न में, देखिए एक रो बनती चली जा रही है, एक रेगुलर पैटर्न में बन रहा है, और इनके बीच में लॉन्ग रेंज है, ठीक है, लॉन्ग रेंज है। यहां देखेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे, वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है, रैंडमली बिखरे हुए हैं, और इनके बीच में जो रेंज है वो क्या होगी, छोटी होगी, ये शॉर्ट रेंज होते हैं। अगर बात करें इसमें कोई भी लाइन ड्रॉ करें, तो लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसी प्रॉपर्टी क्या होगा, इसमें इधर देखिए इस डायरेक्शन पे पार्टिकल मिलता है, मगर इतनी डिस्टेंस पे इधर पार्टिकल नहीं मिलता, तो इसमें जैसी फिजिकल प्रॉपर्टी यहां होगी, इधर ऐसी नहीं होगी। तो इसमें अगर हम लाइन ड्रॉ करें कोई भी, तो इस लाइन के जैसा लेफ्ट वैसा राइट, वैसा अप वैसा डाउन, तो ऑल डायरेक्शन में सेम मिलेगा, तो यहाँ इस केस में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेम। तो यहाँ अरेंजमेंट तो रेगुलर नहीं होता, मगर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में क्या होती है, सेम। और इसमें अरेंजमेंट क्या होगा, अरेंजमेंट सेम होता है, मगर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्लियर होगी बात, नेक्स्ट। तो देखिए इस सॉलिड स्टेट में हमने दो टाइप के सॉलिड देखे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फियस सॉलिड। अब इस आगे फर्दर चैप्टर में हमें क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें तो ये जनरली क्या है, 4 टाइप्स के ये होते हैं, जैसे आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड। किसके बेसिस पे ये टाइप है, तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकलों से सॉलिड मिलकर बना है, उन्हें क्या बोल देते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। वो एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं उनके बीच में उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन है, उसके बेसिस पे ये 4 टाइप्स की इनकी कैटेगरी है। तो अगर हम देखें तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बेसिक पार्टिकल्स एंड फोर्स होल्डिंग दैम, और उनके बीच में जो फोर्स है, दे आर 4 टाइप्स। तो उनके बेसिस पे ये 4 टाइप के हैं, एक आयनिक और एक कोवलेंट, नेक्स्ट हो गया मेटेलिक और एक मोलिकुलर्स। बात करते हैं सबसे पहले मोलिकुलर सॉलिड की। तो टाइप ये देखिए टाइप ऑफ सॉलिड है, यहाँ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल की बात करेंगे, और ये बाइंडिंग या कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स, और ये एग्जाम्पल हो गया उनका, और ये फिजिकल नेचर कैसी है उनकी, और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। चलिए तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कौन होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कौन होंगे, मॉलिक्यूल्स। और जो फोर्स अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स अट्रैक्शन कैसी होती है, वैन डर वाल फोर्स, और वो वीक वैन डर वाल फोर्स होगी, ठीक। और बात करें फिजिकल नेचर की, तो ये क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, क्योंकि जो वैन डर वाल फोर्स है वो वीक होता है, तो क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। और अगर बात करें इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो ये कैसे होंगे, इंसुलेटर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। और अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट जनरली इनका क्या होगा, लो, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन है वो कैसा है, वीक वैन डर वाल फोर्स है। तो देखिए अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी अगर हम बात करें, कैटेगरीज करते हैं, तो ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, या पोलर, और या फिर कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मोलिकुलर सॉलिड में भी फर्दर 3 टाइप्स के हो गए, एक तो नॉन पोलर, एक पोलर और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल तीनों में ही मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि मोलिकुलर सॉलिड है, मगर नॉन पोलर में कैसे होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल बात कर लें, जैसे CCl4, H2, I2, CO2, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं क्योंकि इनका नेट डायपोल क्या है, 0। ये जैसे नोबल गैस ले लें, तो ये क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स और ट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, वैन डर वाल फोर्स होगा। और वैन डर वाल फोर्स भी कैसा होगा, वैन डर वाल फोर्स की भी डिफरेंट कैटेगरी है, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको पढ़ाया है। अगर जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स और ट्रैक्शन है उसे बोलते हैं
उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, या कह सकते हैं डिस्पर्सन फोर्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो वंडरवाल फोर्स होता है उसकी नेचर कैसी होती है, डिस्पर्सन फोर्स, या उसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स अट्रैक्शन होगा किसमें, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड में, वो कैसा होगा, डिस्पर्सन फोर्स, मतलब वंडरवाल फोर्स होगा, और वंडरवाल फोर्स भी कैसा होगा, डिस्पर्सन फोर्स। और ये क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, क्योंकि जो फोर्स क्या होगा, वीक फोर्स होता है, इसलिए सॉफ्ट होंगे। और क्या होगा, इनमें कोई भी आयंस या इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करता, तो ये क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। और फोर्स और अट्रैक्शन बहुत वीक है, वंडरवाल फोर्स बहुत वीक है, और वंडरवाल फोर्स में भी सबसे वीक वाला फोर्स है कौन सा, डिस्पर्सन, ये लंदन फोर्स भी इसे बोलते हैं। तो ये क्या होगा, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है लो नहीं, वेरी लो होगा। अगर बात करें जैसे पोलर, तो पोलर सॉल्वेंट, पोलर मोलिकुलर सॉलिड में भी क्या होंगे, मोलिक्यूल्स, जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो कौन होंगे, मोलिक्यूल्स, मगर मोलिक्यूल्स कैसे होंगे, पोलर होंगे। जैसे HCl, SO2, इनका नया डायपोल जीरो नहीं है, तो ये कैसे कहलाए, पोलर मोलिक्यूल्स। और पोलर मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन होगा, मोलिक्यूल्स के बीच में फोर्स अट्रैक्शन होता है वंडरवाल फोर्स, और नॉन पोलर मोलिक्यूल्स हैं तो वो वंडरवाल फोर्स क्या कहलाता है, डायपोल इंट्रैक्शन। क्लियर होगी बात। तो उसका नाम क्या बोलते हैं, पोलर मोलिक्यूल के बीच में अगर जो वंडरवाल फोर्स होगा उसे बोलते हैं डायपोल। ये थोड़ा सा इससे स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले से पोलैरिटी है। तो ये भी होंगे सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि है तो वंडरवाल फोर्स ही, तो ये भी जनरली सॉफ्ट होंगे। और कैसे होंगे, इंसुलेटर होंगे, कोई भी आयंस मोशन के लिए फ्री नहीं है, तो ये क्या होंगे, आयंस होंगे। और मेल्टिंग पॉइंट इनका भी क्या होगा, लो। बस अगर इनमें कंपेयर करें तो इसका लो है, उसका वेरी लो है, क्योंकि वंडरवाल फोर्स तो वीक ही है वंडरवाल फोर्स, मगर इसमें इससे भी वीक कौन था, ये वाला, इसलिए वो वेरी लो था, ये लो है मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो आपस में वंडरवाल फोर्स तो बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर लेंगे, जैसे आइस, वाटर ऑफ आइस, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में वंडरवाल फोर्स से तो जुड़े होंगे, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरवाल फोर्स से थोड़ी स्ट्रांग होती है, तो ये थोड़े से क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। और आपने देखा होगा आइस थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है। तो और बस अगर बात करेंगे कंडक्टिविटी की, तो कैसे होंगे, इंसुलेटर ही होंगे, कोई आयंस इसमें मोशन के लिए फ्री नहीं होता, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, ठीक है। आराम से क्या है, आइस मेल्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल होगी जैसे आइस। और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, वंडरवाल फोर्स से थोड़ी स्ट्रांग होती है। चलिए, तो पहला हमने टाइप कर लिया मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा देखते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जैसे NaCl की बात कर लो तो इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, Na+ आयंस और Cl- आयंस। जैसे ZnS या MO, MgO या CaF2, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन होंगे, Mg+2 और O-2 आयंस, या इसमें कह सकते हैं Ca+2 और F- आयन। तो इसमें जो होगा, तो जो आयनिक सॉलिड है उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो कौन होंगे, आयंस। और आयंस भी कैसे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो इनमें जो फोर्स अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच में, आयंस के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या बोलते हैं कूलाम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। और ये फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग होगा तो जनरली ये क्या होंगे, हार्ड होंगे। हार्ड होंगे बट ब्रिटल होंगे। ब्रिटल मतलब टूट सकते हैं, ऐसा नहीं कि टूट नहीं सकते। तो हार्ड होंगे मगर ब्रिटल होंगे, जैसे नमक का टुकड़ा होता है NaCl, क्या होगा, हार्ड होता है मगर आप पत्थर मारेंगे तो टूट जाएगा। तो हार्ड होंगे बट ब्रिटल होंगे। दूसरा, अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की इनकी, तो कंडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या होंगे, इंसुलेटर भी हो सकते हैं और कंडक्टर भी हो सकते हैं। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में NaCl है, तो इसकी जो पॉजिटिव Na+ और Cl- ये मोशन के लिए फ्री नहीं होते, प्लस माइनस अपोजिट आयन से स्ट्रांगली क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और स्ट्रांगली फोर्स से अटैच होंगे तो क्या होंगे, ये मोशन के लिए फ्री नहीं होते, तो इसलिए कैसे कहलाएंगे, इंसुलेटर। तो अगर आयनिक मॉलिक्यूल्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो कैसे होते हैं, इंसुलेटर। और अगर वो फ्यूज स्टेट में हो जाए, मतलब मोल्टन स्टेट में, मतलब पिघली हुई मेल्ट स्टेट में हो जाए, या एक्वस सॉल्यूशन बना दें उनका, वाटर में डिसॉल्व कर दें उन्हें, तो फिर उस केस में इनके आयंस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और आयंस सेपरेट हो जाएंगे तो ये मोशन के लिए क्या होते हैं, फ्री, ये कह सकते हैं। तब उस केस में कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन है वीक हो जाएगा, जैसे इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे या इसको मोल्टन स्टेट में या फ्यूज स्टेट में लाएंगे, तो इनके आयंस मोशन के लिए फ्री होते हैं। और मोशन के लिए फ्री होंगे तो ये कंडक्टिविटी कंडक्ट कर लेगा, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, ये कंडक्टर। तो जो आयनिक मॉलिक्यूल्स हैं, आयनिक जो सॉलिड हैं, वो इंसुलेटर भी हो सकते हैं और कंडक्टर भी। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो इंसुलेटर है, अगर वो फ्यूज स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है तो क्या होंगे, कंडक्टर। और मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होगा, हाई, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो कैटायन एनायन के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा।
नेक्स्ट, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो कौन होंगे? मेटेलिक। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो कौन होंगे? पॉजिटिव आयंस एंड सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कैटायन के चारों तरफा एक इलेक्ट्रॉन्स का घेरा बन जाए तो उसे बोलते हैं कैनाल्स। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो कौन होंगे? कैनाल्स होंगे, या कह सकते हैं पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। तो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कौन हुए? पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, या बोल सकते हैं पूरे को कैनाल्स। ठीक है। और इसमें जो फोर्स होगा, अगर हम बात करें मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड मतलब मेटल 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 के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होगा? मेटेलिक बॉन्ड। देखिए, दो मेटल एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो उसे उसे बोल देते हैं कैनाल्स। और वो कैसा बॉन्ड कहलाता है? मेटेलिक बॉन्ड। और ये भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो क्या होगा? जनरली क्या होगा? हार्ड होगा। और हार्ड होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हाई होगा। तो ये क्या होंगे? हार्ड होंगे, मगर साथ में क्या होगी? मेटल मेलेबल्स नेचर होगी और डक्टाइल नेचर। मेलेबल्स और डक्टाइल मतलब ये क्या कह सकते हैं? थिन वायर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम, ठीक है, ये गोल्ड है या सिल्वर है, इनकी क्या है? ज्वेलरी बन जाती है। चलिए, और बात करें कंडक्टर की, तो ये क्या होंगे? कंडक्टर इन सॉलिड और मोल्टन, चाहे सॉलिड स्टेट हो, चाहे मोल्टन स्टेट हो, चाहे एक्वस स्टेट हो, ये हमेशा कंडक्टर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? अभी मैंने बताया कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? हमेशा मोशन के लिए फ्री। तो इसमें मेटेलिक जो सॉलिड है, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनकी तो वायर बनते हैं, इनमें तो करंट फ्लो करती है, तो ये हमेशा क्या होंगे? ये हमेशा कंडक्टर होते हैं। इनमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनमें जो करंट कैरियर है वो कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से हमेशा क्या होंगे? कंडक्टर नेचर शो करते हैं, चाहे सॉलिड फॉर्म हो चाहे मोल्टन स्टेट हो। और मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बात कर लें कोवलेंट एंड, ये कह सकते हैं नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड बोलते हैं या नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड मतलब थ्री डायमेंशनल एक नेटवर्क फोर्स बन जाता है, जिससे क्या हो जाता है? इनके बीच में एक जाल बन जाता है, जिससे बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है डायमंड। तो कार्बन कार्बन के बीच में 3D नेटवर्क फोर्स क्या हो जाता है? एग्जिस्ट कर जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो इसलिए क्या है? ये कोवलेंट, तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो कौन होंगे? एटम होंगे। और एटम भी कैसे? नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल एटम्स होंगे, और इनमें जो फोर्स और अट्रैक्शन होगी वो कैसे होगी? कोवलेंट बॉन्ड। और ये जनरली क्या होंगे? बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि किसकी वजह से? 3D स्ट्रॉन्ग 3D नेटवर्क फोर्स की वजह से। एग्जाम्पल है जैसे डायमंड। जैसे डायमंड के अलावा और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे P4, पी फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एटम से मिलकर बना है, और फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो ये भी क्या कहलाएगा? कोवलेंट सॉलिड। या जैसे कह सकते हैं S8 सल्फरेट, ठीक है, तो उसमें भी S एटम है। तो ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कौन हो गए? नॉन मेटल्स हो गए, यानी कि एटम हो गए कैसे? नॉन एटम्स, ठीक है, नॉन मेटल एटम्स। और जिसमें जो बॉन्ड होगा कैसा होगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो ये भी क्या कहलाएंगे? कोवलेंट सॉलिड। चलिए, अब बात करते हैं सम बेसिक डेफिनेशन। कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है, उनके बारे में और जानेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो बेसिक सी बातें हैं कुछ, ठीक है। चलिए, तो सम बेसिक डेफिनेशन क्या है? देखिए, एक है क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है? ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकलों का जो थ्री डायमेंशनल एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकलों का थ्री डायमेंशनल एक सिमेट्रिकल जो अरेंजमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल थ्री डायमेंशनल में एक सिमेट्रिकल अरेंज होकर जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो सब्सटेंस बनाएंगे, उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। तो इन थ्री डायमेंशनल सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, थ्री डायमेंशनल सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और ये मॉलिक्यूल्स, या क्या सीधा क्या बोल सकते हैं इनकी जगह? कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। तो थ्री डायमेंशनल सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल। ये ऐसे कर सकते हैं कि थ्री डायमेंशनल सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इज कॉल्ड क्रिस्टल। नेक्स्ट देखिए, लैटिस। लैटिस क्या है? जो क्रिस्टल में जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट हुआ है, एक रेगुलर अरेंजमेंट हुआ है पार्टिकलों का, वो अरेंजमेंट क्या करे? वो अरेंजमेंट क्या हो जाए? वो डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं, जिससे क्या है? डिफरेंट साइड से उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चले। तो देखिए, लैटिस इज द रेगुलर अरेंजमेंट, या कह सकते हैं एक्चुअल अरेंजमेंट। तो लैटिस इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और या मॉलिक्यूल्स विच प्रोवाइड the information of particles arranged at the different side in three dimensional view। तो
तो ये कह रहा है जो लैटिस क्या है, लैटिस इज द रेगुलर अरेंजमेंट है किसका, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकलों का, जिसमें क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी। और जो क्या करेगा, विच प्रोवाइड, जो हमें प्रोवाइड करता है मतलब बताता है, विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स अरेंजमेंट, जो क्या बताएगा इस क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल का 3D अरेंजमेंट हुआ है उसकी अरेंजमेंट के बारे में बताएगा। तो विच गिव इंफॉर्मेशन द पार्टिकल्स अरेंजमेंट एट द डिफरेंट साइड्स इन 3 डायमेंशनल व्यू। डिफरेंट डिफरेंट साइड में जो पार्टिकलों का डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा उसे ही क्या बोलते हैं, लैटिस। तो आगे बात समझ में, तो एक बार और डेफिनेशन में पढ़ देता हूं। लैटिस इज द रेगुलर अरेंजमेंट, या कह सकते हैं एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का या आयंस का या कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स का, विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स अरेंजमेंट, जो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है, पार्टिकल अरेंजमेंट की, एट द डिफरेंट साइड, डिफरेंट डिफरेंट साइड में, इन 3 डायमेंशनल व्यू। ठीक है, चलिए। तो 3 डायमेंशनल व्यू में जो पार्टिकलों का अरेंजमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना क्या कहलाता है, लैटिस। इस सिंगल क्रिस्टल कैन हैव मोर देन वन लैटिस, एक ही क्रिस्टल के अंदर एक से ज्यादा टाइप की लैटिस मिल सकती है, मतलब एक ही क्रिस्टल के अंदर एक से ज्यादा टाइप की रेगुलर अरेंजमेंट पाया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट। जैसे मान लीजिए एक स्वेटर आपने बुना, उस स्वेटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या पाई जा सकती हैं, बुनाई पाई जाएंगी, है तो स्वेटर, स्वेटर तो क्या हो गया, एक तरीके से क्रिस्टल हो गया। उस क्रिस्टल, उस स्वेटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बुनाई आपने डाली है, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आपने लिया है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लैटिस। क्लियर। तो ए सिंगल क्रिस्टल कैन हैव मोर देन वन लैटिस अरेंजमेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे, तो एक सिंगल क्रिस्टल में एक से ज्यादा टाइप की लैटिस अरेंजमेंट पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है क्यूबिक क्रिस्टल, जैसे हम बात करें क्यूबिक क्रिस्टल की, क्यूबिक क्रिस्टल हैज द 3 लैटिस अरेंजमेंट, एक क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर 3 टाइप के लैटिस अरेंजमेंट मिलते हैं, कौन कौन से, एक सिंपल क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर्ड और एक फेस सेंटर्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझिए, अगर मैं बात करूं, चलिए अभी बताते हैं, पहले इसको और पढ़ लें उसके बाद। नेक्स्ट देखिए यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल का मतलब क्या है, ये कह रहा है स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पैटर्न विच कैन गिव द कंप्लीट क्रिस्टल बाय रिपीटिंग इट्स सेवरल टाइम्स इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ये दूसरी लैंग्वेज में कहें, दूसरी लैंग्वेज में क्या है, वो कह रहा है स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन, वो स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन जो क्या करे, बार बार रिपीट होने से ऑल डायरेक्शन में क्या क्रिएट कर दे, लैटिस को क्रिएट कर दे, लैटिस को बना दे, वो क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। तो वो स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन जो क्या कर जाए, जो क्रिस्टल लैटिस में क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। आगे बात समझ में। तो स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पैटर्न विच कैन गिव द कंप्लीट क्रिस्टल बाय रिपीटिंग इट्स सेवरल टाइम्स इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये दूसरी डेफिनेशन, वो स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन, द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन विच प्रोड्यूस क्रिस्टल बाय रिपीटिंग इन ऑल डायरेक्शन, जो ऑल डायरेक्शन में रिपीट होकर क्या क्रिएट कर दे, क्रिस्टल लैटिस प्रोड्यूस कर दे। या एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, वो स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन जो क्रिस्टल लैटिस में बार बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो ऑल डायरेक्शन में, क्या कहलाता है, यूनिट सेल। क्रिस्टल, ये कह रहा है क्रिस्टल हैज लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल, क्रिस्टल के अंदर, एक क्रिस्टल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल पाए जाते हैं। अब समझिए, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर हम बात करें, एक ईंटों का ढेर है, ईंटों के ढेर में क्या होगा, जो पूरा ईंटों का ढेर लगा हुआ है वो तो कहलाएगा क्रिस्टल। ठीक है, वो कहलाएगा क्रिस्टल, एक क्लियर। अब उसके अंदर जो एक छोटी से छोटी 3D पोर्शन, वो कौन है, ईंट ही तो है जो बार बार रिपीट हो रही है। उस पूरी ईंटों के ढेर में क्या है, एक छोटा क्या है, एक सबसे छोटा 3D पोर्शन कौन है, ईंट है, जो बार बार उसमें क्या हो रही है, रिपीट, तो वो क्या कहलाएगी, यूनिट सेल। क्लियर। अब ईंटों का जो ढेर है उसमें ईंट है, तो ईंटों का ढेर तो हुआ क्रिस्टल, और एक ईंट कहलाई यूनिट सेल। अब इसमें ईंटों के ढेर में ईंटों का जो अरेंजमेंट है, ईंट को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसके ढेर को लगा सकते हैं। एक तो ये हो गया कि आपने ऐसे ही उलट दिया, ऐसे ही फेंक दी ईंटें, एक आपने क्या कर दिया, डिजाइन लगा कर रख दी, एक आपने क्या करा, केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लैट करके रख दी, एक बार आपने एक टाइल लगाई लेफ्ट साइड को, लेफ्ट राइट, एक लगाई अप डाउन, तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट उसमें बनाए जा सकते हैं। वो जो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन लगेगा किसका, ईंटों को ईंटों के ढेर में सजाने का, वो कहलाएगा,
वो क्या कहलाएगा, लैटिस। क्लियर, जो डिजाइन है उसके अंदर जो जनरेट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, लैटिस। तो ईंटों का ढेर हुआ क्रिस्टल, ईंटों के ढेर में जो बार बार क्या हो रहा है, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन जो ईंट है वो रिपीट हो रही है वो कहलाएगा यूनिट सेल, और जो डिजाइन हमने बनाया उसे बोलते हैं लैटिस। जैसे ये हमारे पास कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं बहुत सारे, यहाँ सब जगह पार्टिकल्स होंगे और ये पार्टिकल का एक पूरा थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट बन गया, इसे बोलेंगे क्रिस्टल। इस क्रिस्टल के अंदर वो स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट। मान लो एक छोटा सा क्यूब, इसमें बार बार क्या हो रहा होगा, रिपीट, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। और इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकलों का जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्पेस, वो कहलाएगा लैटिस। जैसे अब 3 टाइप के लैटिस मैंने बताया, सिंपल, क्यूबिक। तो जैसे क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर कितने टाइप के लैटिस एग्जिस्ट कर सकते हैं, 3 टाइप के, एक सिंपल लैटिस, एक सिंपल क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर्ड और एक फेस सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक क्या लैटिस होता है, अगर ईच कॉर्नर्स केवल क्या है, अगर कोई क्यूब में यूनिट सेल मान लूं तो उस यूनिट सेल के अगर इस क्यूब के ईच कॉर्नर्स पे अगर एटम है, क्यूब के ईच कॉर्नर्स पे एटम है, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर क्या हो जाए, क्यूब के हर एक कॉर्नर्स पे एटम हो और साथ में हर एक फेस के सेंटर पे भी एटम हो, तो वो कहलाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक अगर क्या जाए, क्यूब के हर एक कॉर्नर्स पे एटम हो और उसके बॉडी सेंटर मतलब क्यूब के बीचों बीच एक एटम रखा हो, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स या आयंस, तो उस अरेंजमेंट को बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड। तो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट से क्या हो जाएगा, जो डिफरेंट डिफरेंट बुनाई से कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटमों के रेंज से क्या मिलेगा, जो डिजाइन मिलता है उसे क्या बोलते हैं, लैटिस। देखिए अगर हम बात करें क्रिस्टल, तो क्रिस्टल 7 टाइप के क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं, 7 तरीके के क्रिस्टल हो सकते हैं, मतलब ईंटों का जो ढेर है वो 7 तरीके से लग सकता है। दूसरा, एक जो यूनिट सेल है यानी कि एक ईंट, वो 4 तरीके से डिजाइन की जा सकती है। तो एक 7 तरीके के क्रिस्टल एग्जिस्ट कर सकते हैं और 4 तरीके की क्या हो सकती है, यूनिट सेल हो सकती है। तो टोटल वे ऑफ अरेंजिंग, अगर हम बात करें टोटल वे ऑफ अरेंजिंग या कह सकते हैं टोटल लैटिस, अगर हम देखें तो वो कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं सॉलिड के अंदर, या कह सकते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कितने तरीके से, कितने डिजाइन से अरेंज किए जा सकते हैं या लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो कितना होगा, 7 हो गए क्रिस्टल और 4 हो गए यूनिट सेल, तो 7 × 4 कितना हो गया, 28। तो 28 वे हैं किसी भी सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स को अरेंज करने के, तो 28। ठीक, मगर ध्यान रखिए इन 28 में से केवल 14 यानी कि 14 अरेंजमेंट ही क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बाकी 14 अरेंजमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। तो टोटल वे ऑफ अरेंजिंग कितने हुए, बैठते हैं 28, मगर 28 में से 14 एग्जिस्ट करते हैं, 14 एग्जिस्ट नहीं करते। रीजन क्या है, जहां भी जिस अरेंजमेंट में नेट फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव, तो वो अरेंजमेंट एग्जिस्ट करेगा, और जिसमें नेट फोर्स रिपल्सिव होगा वो अरेंजमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे आप क्या करें, एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखते जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कभी क्या होगा, वो उसमें नेट फोर्स कभी ना कभी क्या हो जाएगा, कभी ना कभी क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा, और वो ईंटों का ढेर क्या है, गिर जाएगा अपने आप ही क्या हो जाएगा, ढह जाएगा, वो बैलेंस नहीं कर पाएगा उसको। तो रीजन क्या है, तो वो अरेंजमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसमें नेट फोर्स अट्रैक्टिव नहीं रहा, नेट फोर्स क्या हो गया, रिपल्सिव। जैसे आप एक पेन को वर्टिकल खड़ा कर दीजिए, उसको छोड़ दें तो वो ऑटोमेटिक गिर जाएगा। किसी साइकिल को ऐसे ही आप छोड़ दें बगैर स्टैंड लगाए तो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। रीजन क्या है, वो जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, अनस्टेबल है। तो इसमें 28 में से क्या होगा, केवल 14 एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बीच में नेट फोर्स अट्रैक्टिव है, और 14 एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि उनके बीच में नेट फोर्स क्या आ जाती है, रिपल्सिव। अगर वो अरेंजमेंट आप बनाने की कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ढह जाएगा, बिखर जाएगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, तो 7 टाइप की कौन कौन सी क्रिस्टल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले देख लें यूनिट सेल। तो अगर हम बात करें तो यूनिट सेल हमारे पास 4 तरह की यूनिट सेल है। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल, सबसे पहले देखते हैं प्रिमिटिव या क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब क्या है, प्रिमिटिव का मतलब है कि कॉर्नर्स के अलावा कहीं और एटम ना पाया जाए तो उसे बोलते हैं प्रिमिटिव, या इसे नाम दे देंगे सिंपल। तो प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, इसमें अगर मैं क्या लेता हूं, यूनिट सेल क्या लेके चल रहा हूं, क्रिस्टल किसको लेके चल रहा हूं, क्यूब को लेके चल रहा हूं। तो क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर लें।
क्यूबिक क्रिस्टल में अगर हम लेके चल रहे हैं तो क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर हम क्या देखें, प्रिमिटिव या कह सकते हैं सिंपल यूनिट सेल, क्योंकि हमारे पास 7 क्रिस्टल हैं और 7 क्रिस्टल में से देखिए सॉलिड दो टाइप के हुए, अमोर्फियस और क्रिस्टलाइन। हमारे कोर्स में केवल क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम पढ़ेंगे, अमोर्फियस के बारे में नहीं। दूसरी बात, 7 टाइप के क्रिस्टल है और 7 टाइप के क्रिस्टल में से हमें अपने कोर्स में सिर्फ क्या पढ़ना है, क्यूबिक क्रिस्टल। तो क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर ही मैं क्या देख रहा हूँ, यूनिट सेल देख रहा हूँ। तो अगर बात करें क्यूबिक्स में क्या कर लूँ, यूनिट सेल एक मैंने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। तो क्यूब को क्या, इस क्यूब यूनिट सेल को प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कब कहूंगा या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कब कहूंगा, अगर इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे हो ओनली। अगर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या है, क्यूब के हर एक कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, उसके अलावा और कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। एक तो कॉर्नर्स पे है और हर एक कॉर्नर्स पे है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली। तो जो अगर पार्टिकल्स क्या हैं, केवल क्यूब के कॉर्नर्स पे हों और हर एक कॉर्नर्स पे हैं, तो कॉर्नर्स से भी पहले क्या लिखना चाहिए, एक वर्ड लिखना चाहिए, ईच कॉर्नर्स। तो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द ईच कॉर्नर्स ओनली। अगर केवल कॉर्नर्स पे हो और कॉर्नर्स पे भी हर एक कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर। चलिए कितने एटम हो गए अगर इसमें बात करें, तो कॉर्नर्स एटम कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखिए 4 ऊपर होंगे कॉर्नर्स और 4 नीचे होंगे। 4 तो छत पे हो जाएंगे और 4 कहाँ हो जाएंगे, ग्राउंड पर। अगर हम रूम को माने, रूम को एक रूम लेके मान लें इसको, जैसे हम जिस रूम में बैठे हैं वो एक क्यूबिक है, तो उस रूम के अगर छत की बात करेंगे तो 4 कोने तो छत पर आ जाएंगे और 4 ही कोने नीचे ग्राउंड पे फ्लोर पे आ जाएंगे। तो कितने कॉर्नर्स हो गए, 8। और 8 के 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल अगर प्रेजेंट है और उसके अलावा और कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो वो कहलाएगा प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब है कि जो पार्टिकल्स है वो सेंटर के अलावा किसी अनोदर कॉर्नर्स के अलावा किसी अनोदर सेंटर पे भी पाया जाए, तो वो कहलाएगा नॉन प्रिमिटिव। अब इस नॉन प्रिमिटिव में भी दो टाइप के होंगे, एक बॉडी सेंटर्ड और एक फेस सेंटर्ड। तो देखिए नॉन प्रिमिटिव सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है जी, पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड corners as well as some other place center also, तो क्या कहलाएगा, नॉन प्रिमिटिव। तो ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो एटम्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, वो कॉर्नर्स पे पाए जाएं और कॉर्नर्स के अलावा कहीं अदर प्लेस पे भी पाए जाएं, कॉर्नर्स के अलावा किसी अनोदर प्लेस पे भी पाए जाएं, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन प्रिमिटिव। अगर केवल कॉर्नर्स पे हैं तो वो प्रिमिटिव था, और कॉर्नर्स के अलावा कहीं और भी पाए जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, नॉन प्रिमिटिव। चलिए अब इसमें भी दो टाइप के हुए, जैसे बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या है कि जो पार्टिकल्स, बॉडी सेंटर्ड पहली बात तो कैसे यूनिट सेल हुआ, नॉन प्रिमिटिव। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं वो कहाँ होंगे, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड बॉडी सेंटर मतलब रूम का सेंटर, बिल्कुल रूम के बीचों बीच, ठीक है, ना तो छत पे और ना फ्लोर पे, फ्लोर से भी ऊपर और छत से नीचे, बिल्कुल रूम के बीचों बीच, रूम का जो सेंटर है, एक पार्टिकल वहां पा जाएगा। तो बॉडी सेंटर मतलब बॉडी का सेंटर या रूम का सेंटर या क्यूब का सेंटर, क्यूब के सेंटर में पाया जाए। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे होंगे एंड बॉडी सेंटर्ड पे, एक एटम कहां होगा, बॉडी सेंटर्ड पे प्रेजेंट होगा, तो इसे बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए बात करें फेस सेंटर्ड क्या है, फेस से पता चल रहा है। फेस क्या होती हैं, ये जो दीवारें होंगी, छत होंगी, किसी भी रूम में, एक रूम में या एक क्यूब में कितनी फेस होंगी, 6 फेस होती हैं। कैसे, देखिए 4 तो आप इमेजिन करिए, आप एक रूम के अंदर बैठे हैं तो रूम में 4 तो दीवारें हो गई और एक हो गई छत और एक हो गया ग्राउंड यानी कि फ्लोर, ठीक है। तो एक फ्लोर हो गया, एक रूफ हो गई, छत हो गई और 4 क्या हो गई, दीवारें। तो कितने फेस आ जाती हैं, 6 फेस। हर एक फेस का एक सेंटर होगा, जैसे छत का एक सेंटर होता है जहां हम सीलिंग फैन, छत का पंखा लगा देते हैं बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो ऐसी हर एक दीवार का क्या होगा, एक सेंटर होगा। तो ऐसी जो कितनी फेस हैं, 6, और 6 क्या हो जाएंगे, फेस सेंटर्ड, और तो क्या हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें क्या कंस्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल होंगे वो ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे होंगे, 8 के 8 कॉर्नर्स पे होंगे, साथ में क्या होंगे, 6 ईच फेस सेंटर्ड, 6 की 6 फेस के सेंटर पे भी क्या होगा, एटम होगा। देखिए छत पर रखा है, ग्राउंड पर रखा है, ये लेफ्ट वाली फेस पे हो गया, राइट वाली फेस पे हो गया, एक ये अप वाली पे और ये डाउन वाली पे। तो 6 की 6 क्या होगा, 6 की 6 फेस के सेंटर पे भी क्या होंगे, एटम होंगे। तो अगर फेस सेंटर्ड पे एटम हो और ईच कॉर्नर्स पे हो तो वो क्या कहलाएगा, फेस सेंटर्ड। तो आपने बात समझी, प्रिमिटिव हो या नॉन प्रिमिटिव हो, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो या बॉडी सेंटर्ड हो या फेस सेंटर्ड हो, उसमें ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे तो एटम प्रेजेंट है ही। तो हर एक कॉर्नर्स
क्यूब के हर एक कॉर्नर्स पे तो एटम होना ही होना है। अगर सिंपल है तो सिर्फ कॉर्नर्स पे होगा, उसके अलावा और कहीं नहीं होगा। अगर बॉडी सेंटर्ड आ गया तो कॉर्नर्स के साथ में बॉडी के सेंटर पे भी होगा, और अगर फेस सेंटर्ड आ गया तो कॉर्नर्स के साथ साथ फिर हर एक फेस सेंटर पे भी क्या होगा, एटम होगा। तो उसे क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक्यूलर सेल। लास्ट बचा एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे होगा, आठों के आठों कॉर्नर्स पे, और साथ में क्या होगा, दो ऑल्टरनेट फेस, कोई सी भी दो ऑल्टरनेट फेस के सेंटर पे एटम होगा। सारी की सारी फेस बनी, कितनी फेस होती हैं, 6, मगर वो कह रहा है कोई सी भी दो ऑल्टरनेट फेस। ऑल्टरनेट फेस क्या होती है, आमने सामने वाली। जैसे आप अपने कमरे में बैठे हैं तो एक बिल्कुल आपके सामने वाली दीवार और एक आपके पीछे वाली दीवार, ये दो फेस क्या हो गई, ऑल्टरनेट हो गई। या तो इन दोनों के सेंटर पे होगा, या ऐसे कह लो छत और ग्राउंड, ये दोनों बिल्कुल आमने सामने हो गई तो ये भी क्या कहलाएंगी, ऑल्टरनेट फेस। या लेफ्ट वाली दीवार और राइट वाली दीवार, तो ये भी क्या कहलाएंगी, ऑल्टरनेट फेस। तो कोई सी भी दो ऑल्टरनेट फेस पे क्या होगा, एटम। तो जैसे ये रखा, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे हो गया, और क्या होगी, एक फेस तो देखो ये हो गई इसके सेंटर पे, और एक फेस ये होगी इसके अपोजिट वाली उसके सेंटर पे। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या कहलाएगा, एंड सेंटर्ड। मतलब दोनों क्यूब के हर एक कॉर्नर्स पे हो और दो एंड पे हो, दोनों एंड पे, दोनों एंड फेस पे। ये एक फेस ये हो गई और एक फेस ये स्टार्टिंग फेस हो गई तो एंड फेस हो गई, ये स्टार्टिंग है तो एंड फेस हो गई, तो इसलिए बोल देते हैं एंड सेंटर्ड। चलिए बात करें कॉर्नर्स। कॉर्नर्स क्या होते हैं, देखिए ये कॉर्नर्स ये तो है जहां पे दो क्या हो जाए, दो एज, ये एज ये होती हैं, जहां पे दो एज आपस में मिले, देखिए कहीं भी ले लो जहां पे एज आपस में मिल जाए, एक दो और एक ये तीसरी, ये तीनों एज यहाँ के मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स क्या होता है, मीटिंग ऑफ एजेस, जहां पे एजेस क्या होती हैं, मीट करती हैं, वो पॉइंट क्या होता है, कॉर्नर्स पॉइंट। दूसरा एज क्या होती हैं, जहां पे फेस मिले, देखिए एक तो ये दीवार हो गई और एक ये छत हो गई, ये छत और दीवार ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रही, तो ये क्या कहलाएगी, एज। ठीक है, तो एज क्या होती है, मीटिंग ऑफ साइड, जहां पे दो साइड क्या है मिलती हैं, वो क्या कहलाती है, एज कहलाती है। देखिए फेस क्या होगा, आउट फ्लैट प्लेन। यो जैसे हम देखें इस क्यूब को देखें तो इसे इधर से ये फ्लैट है, एक ये चारों दीवारें आपस में चारों तरफ से क्या है, फ्लैट है, और छत ऊपर से फ्लैट है, ग्राउंड क्या होगा, नीचे से फ्लैट दिखाई देगा। तो ये क्या होंगी, जो फ्लैट फेस, जो फ्लैट प्लेन होता है उसे क्या बोल देते हैं, फेस बोल देते हैं। चलिए बात करें, ये कह रहा है इंटरनल फेशियल एंगल, वो इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल क्या होता है, ये कह रहा है एंगल बिटवीन एडजेक्शन फेस, एडजेक्शन फेस के बीच में जो एंगल है, जैसे एक दीवार ये वाली और एक दीवार ये वाली, इन दोनों दीवारों के बीच में जो आपके क्या है, एक लेफ्ट और उससे कोई भी दीवार आप पकड़िए और उससे अगली वाली दीवार और पहली और दूसरी दीवार के बीच का जो एंगल है उसे क्या बोल देते हैं, इंटरफेस एंगल, इंटरफेशियल एंगल। ये कह सकते हैं एंगल बिटवीन एडजेक्शन फेस, एडजेक्शन फेसेस, एडजेक्शन मतलब पास पास वाली, वन एक वन है तो दूसरी टू, तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या कहलाता है, इंटरफेशियल एंगल। अब जरा कुछ और बातें देखें, ज्योमेट्री ऑफ क्यूब। क्यूब की अगर ज्योमेट्री देखें, बात करें क्यूब में कितने कॉर्नर्स एटम होंगे, अगर बात करें कॉर्नर्स कितने होंगे क्यूब के अंदर, तो क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर्स पॉइंट होते हैं, अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूं तो 8 होंगे। देखिए 4 तो ऊपर हो गए छत पे, 1 2 3 4, 4 ऊपर होंगे, ऐसे देख लो 4 तो ऊपर हो गए और 4 ही क्या होंगे, नीचे। तो इसमें कॉर्नर्स एटम कितने होते हैं, 8। अब बात करें इसमें कितनी, अगर फेस की बात करें तो फेस कितनी होंगी, 4 तो दीवारें हो गई, एक छत और एक ग्राउंड, तो फेस कितनी होती हैं, 6। दूसरी अगर हम बात करें एज, एज कितनी होंगी इसमें, तो देखिए एज क्या होती है, ये तो एज है, तो एज 4 एज तो देखो छत पे हो गई, ये जब छत की फेस बनेगी तो 4 एज तो ऊपर हो गई, 4 एज ही ग्राउंड पे होंगी, और 4 क्या होंगी इनको आपस में ये मीट करने वाली, तो कितनी एज होती है, 12। अगर मैं बात करूं बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर तो रूम का सेंटर एक ही पॉइंट होगा, बस रूम का सेंटर बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, रूम सेंटर। तो अगर मैं बात करूं कॉर्नर एटम तो कितने हो गए, 8। अब बात करूं फेस कितनी हो गई, तो फेस हो गई 6। अगर मैं बात करूं एज, तो एज कितनी हो गई, 12। बात करें बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर कितने हो गए, 1। क्लियर। अब बात करें डायगोनल की। डायगोनल दो टाइप के होंगे, अगर मैं बात करूं तो डायगोनल अगर मैं देखूं तो डायगोनल क्या है, ये फेस, ये हो गई फेस, छत जैसे छत एक फेस हो गई, तो इस फेस का डायगोनल क्या होगा, इस पॉइंट का ये या इस पॉइंट का ये कहलाएगा फेस डायगोनल। एक फेस में कितने डायगोनल आ रहे हैं, 2 डायगोनल आ रहे हैं, तो अगर मैं 6 फेस हैं तो कितने फेस डायगोनल हो जाएंगे, फेस डायगोनल कितने हो जाएंगे, 12। क्लियर हुई बात। दूसरी बात अगर मैं बात करूं बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल क्या होगा, देखिए इस अपर वाले पॉइंट से इस नीचे वाले पॉइंट को, वो एक का एक ऊपर वाला पॉइंट और एक नीचे वाला पॉइंट और दोनों एक दूसरे के अपोजिट वाले, तो ये क्या कहलाएगा, बॉडी डायगोनल।
तो ऐसे कितने ऊपर कितने पॉइंट हैं, 4, तो इसका इससे ऐसे इस वाले का इससे हो जाएगा, इस वाले का इससे हो जाएगा। तो चारों ऊपर वाले चारों पॉइंटों का डाउन वाले चारों पॉइंटों से क्या हो जाएगा, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल। तो कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे, 4। तो अब मैं रिपीट करता हूं इन बातों को। अगर बात करें कॉर्नर्स कितने हो गए, तो कॉर्नर्स होंगे 8। बात करें फेस कितनी होंगी, फेस कितनी हो जाएंगी, 6। बात करें बॉडी सेंटर तो वो कितने होगा, 1। बात करें एज तो वो कितनी होंगी, 12। बात करें फेस डायगोनल, अगर एक फेस कितनी है, 6, और एक फेस में कितने डायगोनल आते हैं, 2, तो फेस डायगोनल कितने हो जाएंगे, फेस डायगोनल हो जाएंगे हमारे पास कितने, 12, क्योंकि 6 फेस थी और एक फेस में 2 डायगोनल है। बात करें बॉडी डायगोनल की, बॉडी डायगोनल कितने हो जाएंगे, 4। ऊपर वाले चारों कोनों का, ऊपर वाले चारों कॉर्नर्स पॉइंट का नीचे वाले चारों पॉइंट से क्या हो जाएगा, 4 क्या बन जाएंगे, फेस डायगोनल। बात करते हैं अब ऑल्टरनेट फेस की। ऑल्टरनेट फेस मैंने आपको बताया कोई सी भी दो आमने सामने वाली फेस, ऐसी फेस जो बिल्कुल एक दूसरे के मुंह को देख रही हो, वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाती है ऑल्टरनेट फेस। तो किसी भी क्यूब के अंदर ऑल्टरनेट फेस कितनी होती हैं, 2। अगर बात करें किसकी, अगर हम बात कर लें किसकी, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, तो देखिए कितने कॉर्नर्स हैं, 8। तो 8 में से क्या होंगे, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स हो जाएंगे 4। एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। जैसे अगर हम बात करें ये होगा एक, तो ये होगा तो फिर ये नहीं होगा, ये होगा, और ये होगा तो ये नहीं होगा, तो 2 तो ये हो गए। ऐसे 2 क्या हो जाएंगे, फिर ये वाले हो जाएंगे। अगर ये है तो ये नहीं होगा क्योंकि ऑल्टरनेट आना चाहिए, तो फिर ये होगा, और ये होगा तो फिर ये नहीं होगा, ये होगा। तो ये दोनों और वे दोनों, जैसे यहां देखिए ऊपर के अगर ये दोनों हैं तो नीचे के ये दोनों होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे। तो ऑल्टरनेट अगर कॉर्नर्स की बात करूं तो वो कितने, 8, और ऑल्टरनेट कॉर्नर्स की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, तो ऐसे कितने आ जाएंगे, 4। बात करें एज, एज थी 12। अगर ऑल्टरनेट एज की बात करें तो ऑल्टरनेट एज भी कितनी होंगी, ऑल्टरनेट एज होंगी 4। टोटल एज कितनी होती है, 12, मगर ऑल्टरनेट एज होती है 4। देखिए कौन सी दो, अगर ये ऊपर वाली है बिल्कुल बिल्कुल फ्रंट वाली, और ऐसी तो 2 इनके बिल्कुल एकदम डाउन वाली होंगी। एक छोड़ के एक, देखिए इसको रखा तो ये छोड़ दे, ये आ गई, इसको छोड़ा तो ये आ गई, ठीक है। एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक अगर रखूंगा तो इस टाइप की कितनी एज आ सकती हैं, केवल 4 आ सकती हैं। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़िए एक लीजिए, एक छोड़िए एक लीजिए, तो कितनी आ जाएंगी, इस टाइप से 4 आएंगी, ध्यान रखना। तो कौन कौन सी आ रही, जैसे टॉप की 2 हो गई, तो अगर ये टॉप की 2 हो गई पैरेलल वाली, तो नीचे की भी बिल्कुल इनके अपोजिट वाली, ये 4 क्या होंगी, ऑल्टरनेट एज हो जाएंगी। तो देखिए, तो अगर हम बात करें कॉर्नर्स एटम, तो वो कितने कॉर्नर्स कितने होंगे, 4। अगर बात करें बॉडी डायगोनल तो वो कितने होंगे, 4। बात करें फेस तो वो कितनी होंगी, 6। तो फेस अगर हम एज करें देखें तो वो कितनी होंगी, 12। फेस डायगोनल देखें तो वो क्या होंगे, जितनी फेस होती है उसके डबल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12। अगर बॉडी सेंटर की बात करें तो रूम का सेंटर बिल्कुल 1। अगर ऑल्टरनेट फेस की बात करें तो 2 आमने सामने वाली फेस यानी कि 2। अगर ऑल्टरनेट कॉर्नर्स की बात करें तो एक छोड़ के एक, वो कितने आते हैं, 8 टोटल होते हैं, 8। और ऑल्टरनेट कॉर्नर्स की बात करेंगे तो वो 4 हो जाएंगे। और अगर ऑल्टरनेट एज की बात करेंगे तो टोटल एज होती है 12, मगर ऑल्टरनेट एज कितनी होंगी, 4 होंगी। देखिए आर कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही है, मैंने बता रखी है। आर अगर हम किस में लेते हैं, अगर लीटर एटीएम में लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.0821। अगर जूल में लेते हैं तो 8.314। और अगर क्या हो जाए, अगर इसको कैलोरी में लेते हैं तो कितनी होती है, 2। अगर इसको एटीएम की जगह बार में लेना पड़ जाए तो फिर इसकी वैल्यू 0.0821 तो होती है किसमें, एटीएम में, और बार में क्या होगी, 31, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी हो जाती है बार में एज कंपेरिजन टू एटीएम। चलिए खैर, बात करें कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर्स ऑफ क्यूब हैविंग एज लेंथ ए। हम एक क्यूब ले रहे हैं, उस क्यूब की एज लेंथ कितनी है, ए। उस क्यूब में कोई पर्टिकुलर कॉर्नर ले रहे हैं, उस कॉर्नर से कुछ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो कह रहा है कॉर्नर्स ऑफ कॉर्नर्स ऑन सेम एज, कॉर्नर से कॉर्नर्स के बीच की डिस्टेंस किसमें, सेम एज के थ्रू, तो वो कितनी कहलाएगी, ए तो कहलाएगी एज लेंथ। तो किसके इक्वल होगी, एज लेंथ के इक्वल हो जाएगी ए। तो कॉर्नर से कॉर्नर्स की डिस्टेंस किस केस में, सेम एज में, यानी कि एज के थ्रू। तो एज के थ्रू कॉर्नर से कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी हो गई, ए। नेक्स्ट, कॉर्नर्स टू कॉर्नर्स ऑन फेस डायगोनल। देखिए ये होता है फेस डायगोनल। अगर हम बात करें इस कॉर्नर से कॉर्नर्स की डिस्टेंस फेस डायगोनल के थ्रू, तो ये साइड ए है और ये साइड भी कितनी है, ए। तो ये स्क्वायर ही तो है, और स्क्वायर के साइड, दो साइड ए हो गई, तो इसका डायगोनल कितना आएगा, स्क्वायर का डायगोनल कितना आएगा, a√2। तो वो कितनी हो जाएगी, a√2।
बात करें कॉर्नर्स टू कॉर्नर्स ऑन बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल क्या होता है, इस अपर वाले पॉइंट से इस डाउन वाले पॉइंट का। तो देखिए इस अपर से इस डाउन पे आने पे अगर हम देखें तो ए डिस्टेंस किस में, एक्स एक्सिस में, ए किस में, वाई एक्सिस में, ए किस में, जेड एक्सिस में। तो ए एक्स में, ए वाई में, ए जेड में। तो तीन साइड चल, ए तीनों में चल रहे हैं, एक्स में, वाई में, जेड में। तो कितना हो जाएगा, अगर एक वेक्टर बन जाए ए आई, ए जे, ए के, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, A√3। तो कितनी हो जाएगी, A√3। तो फिर एज की लेंथ कितनी है, ए, तो फेस डायगोनल कितना हो गया, A√2, और बॉडी डायगोनल कितना हो गया, A√3। क्योंकि इसमें देखिए अगर मैं एज पे जा रहा हूँ तो केवल एक साइड आ रही ए, अगर मैं फेस डायगोनल चल रहा हूँ तो दो साइड आ रही हैं, दो साइड आ रही हैं तो कितना हो जाएगा, A√2। और अगर मैं बॉडी डायगोनल पे जा रहा हूँ तो तीन साइड आ रही हैं, एक, दो और एक तीन, तो क्या हो जाएगा, √3a। चलिए कॉर्नर्स टू बॉडी सेंटर, कॉर्नर से कहाँ जाना है, बॉडी सेंटर पे। देखिए एक कॉर्नर से कहाँ जाना है, बॉडी सेंटर ये होगा। तो बॉडी सेंटर क्या होगा, इस बॉडी डायगोनल के बीच में। बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी थी, A√3, तो इसकी बॉडी सेंटर की क्या हो जाएगी, इसकी आधी, तो क्या हो जाएगी, A√3/2। अगर ये A√2 था तो वो क्या हो जाएगा, /2। नेक्स्ट कॉर्नर टू फेस सेंटर, कॉर्नर से कहाँ जाना है, फेस के सेंटर पे। तो फेस का सेंटर ये हो गया। तो फेस डायगोनल कितना होता है, A√2, और फेस सेंटर कहाँ हो जाएगा, इसके बीच में, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो A√2 का हाफ, तो A√2/2 हो जाएगा। तो A√2/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, A/√2 सोल्व करके। नेक्स्ट देखिए कॉर्नर्स टू एडजेक्सेंट एज सेंटर, कॉर्नर से एडजेक्सेंट एज, देखिए एज एज के बीच में लेंथ कितनी है, A है, और इसका एज सेंटर ये एज, एज का मिड पॉइंट। तो अगर ये टोटल लेंथ A है तो ये कितनी हो जाएगी, A/2, तो A/2 हो जाएगी। नेक्स्ट कॉर्नर्स टू नेक्स्ट एज सेंटर, कॉर्नर से कहाँ जाना है, नेक्स्ट एज सेंटर पे। एक तो एज ये है जो इससे जुड़ी हुई है, इससे नेक्स्ट एज सेंटर पे। देखिए एक तो ये हो गई एज, एक ये, और एक ये वाली एज। आगे बस समझ में, ये एक छोड़ के उससे अगली पे, ये ऐसे कर लो, ये एक एज ये हो गई, उससे अगली का सेंटर ये। तो ये डिस्टेंस कितनी A, और ये कितनी होगी, A/2। तो A और A/2 का पाइथागोरस, क्योंकि एंगल तो 90 होगा ये, तो A और A/2 का पाइथागोरस, तो वो कितना आ जाएगा, √5a/2। निकाल लीजिए, A का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर का होल रूट, तो कितना आ जाएगा, √5a/2। नेक्स्ट कह रहा है कॉर्नर्स टू नेक्स्ट फेस सेंटर, कॉर्नर से एक फेस तो ये हो गई, इससे नेक्स्ट फेस लेनी है, कोई सी भी नेक्स्ट फेस ले लो, चाहे तो एक तो फेस देखो ये हो गई। तो कॉर्नर से क्या जाना है, नेक्स्ट फेस सेंटर पे। नेक्स्ट फेस सेंटर क्या होगा जी, अगर हम बात करें, क्योंकि इसी फेस का सेंटर तो ये हो गया था, नेक्स्ट फेस, जैसे नेक्स्ट फेस ले लें तो ये सेंटर है अगर इसकी बात करें, ठीक। तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, ये कैसा आएगी जी, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए इस पर आने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो एक तो ये हो गई, और एक ये हो गया, या कह लो फेस डायगोनल, ए और ये फेस डायगोनल का हाफ। ये तो कितनी हो गई, A, और ये कितना है, A/√2। तो A का स्क्वायर अपॉन A/√2 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी एंगल 90 होगा, तो वो कितना आ जाएगा, √3a/2। क्लियर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसे वन डायमेंशन, तो वन डायमेंशन में क्या होगा, कंस्टिट्यूएंस पार्टिकल इस तरीके से अरेंज होंगे, केवल एक ही लाइन में, एक ही रो में क्या होंगे, अरेंज। तो उसे बोलते हैं 1D, केवल एक ही डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट, यानी कह सकते हैं एक्स एक्सिस में बस एटम जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, केवल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या केवल जेड एक्सिस। तो उसे बोलेंगे वन डायमेंशन, केवल एक ही लाइन के थ्रू एटम, यानी कि एटम टू एटम जुड़ते चले जाएं, बस एक लाइन के एक रो में ही पार्टिकल आपस में जुड़ते चले जाएं, तो उसे बोलेंगे 1D। तो इसमें क्या होगा, एक ये पर्टिकुलर एटम, अगर हम बात करें ये पर्टिकुलर एटम कितने एटम से टच होगा, इससे और इससे, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई भी एटम कितने नेगबियोरिंग एटमों से टच हो रहा है वो कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी यूज हुआ था, वहां तो था कि एक सेंट्रल लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो आता था कोऑर्डिनेशन नंबर। मगर सॉलिड स्टेट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो आता है कि कोई भी पर्टिकुलर एटम कितने किसी भी एटम को नेगबियोरिंग कितने एटम क्या कर रहे हैं, टच। तो इस एक एटम को दो एटम टच करेंगे, एक ये और एक ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। बात करें 2 डायमेंशन, अगर हम 2D की बात करें तो 2D का मतलब एक्स और वाई पूरे एक प्लेन में अरेंज हो जाए एटम, एटम लेफ्ट में भी हो राइट में भी हो। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ 2D अरेंज क्रिस्टल। यहाँ पे जो 2D क्रिस्टल की बात करें तो वो 5 तरीके के क्रिस्टल होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ 2D क्रिस्टल। कौन कौन से, स्क्वायर, ये एटम इस टाइप से अरेंज हो, क्या बनाते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर, हेक्सागोनल, रेक्ट, ये कह रहा है रेक्टेंगुलर,
प्रिमिटिव, रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव और ऑब्लिक्यू, और एक है रेक्टेंगुलर और ये सेंटर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, 5 टाइप के 2 डायमेंशनल क्रिस्टल होते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बता दिया, स्क्वायर है, हेक्सागोनल है, रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव है, और ऑब्लिक्यू है, और रेक्टेंगुलर सेंटर्ड है। चलिए अब बात करें 3D क्रिस्टल की। तो 3D क्रिस्टल अगर हम देखें तो वो 7 टाइप्स के हैं। मैंने आपको बताया था क्रिस्टल कितने टाइप्स के हैं, 7 टाइप्स के। वो अलग बात है कि इस चैप्टर में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, क्यूबिक क्रिस्टल। तो कह रहा है क्रिस्टल्स क्या है, 7 टाइप्स ऑफ बेसिक क्रिस्टल, 7 टाइप ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी। ए बी सी क्या हो गई, उनकी साइड हो गई, जो लेंथ है, यानी कि लेंथ विड्थ हाइट, ए बी सी तीनों साइड हो गई। एंड अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, तीनों साइडों में आपस में लेंथ, जैसे ए से बी की, बी से बी का एंगल, ए से सी का एंगल और बी से सी का एंगल। क्लियर होगी बात, हो गए 3 एंगल। तो अगर हम बात करें, कह रहा है कि 7 टाइप के जो हैं क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, और किसके बेसिस पे, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के बेसिस पे। तो देखिए जरा उनको 7 को देखते हैं। तो पहला हो गया क्यूबिक, और यही हमें आगे डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। क्यूबिक अगर बात करें तो सुनिए, मैंने आपको बताया था तो 7 तरीके के सिस्टम हो गए और 4 तरीके की यूनिट सेल होती है। कौन कौन सी, एक सिंपल हो गई या प्रिमिटिव, एक ही बात है, एक हो गई बॉडी सेंटर्ड, एक फेस सेंटर्ड और एक एंड सेंटर्ड। तो बात करते हैं क्यूबिक क्रिस्टल की। तो क्यूबिक क्रिस्टल में तीनों साइडें इक्वल होंगी, ए बी सी तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और तीनों एंगल भी इक्वल भी होंगे और 90 भी होंगे। तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा इक्वल भी होते हैं और तीनों के तीनों एंगल 90 भी होंगे। और ध्यान रखना क्यूबिक क्रिस्टल में प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल एग्जिस्ट करेगी, फेस सेंटर्ड एग्जिस्ट करेगी और बॉडी सेंटर्ड एग्जिस्ट करेगी, मगर एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि नेट फोर्स वहां क्या हो गई होगी, रिपल्सिव। तो अगर क्यूबिक क्रिस्टल की हम बात करें तो क्यूबिक क्रिस्टल में केवल 3 टाइप के यूनिट सेल एग्जिस्ट कर सकते हैं। कौन कौन से, प्रिमिटिव या सिंपल कहें, और फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, मगर एंड सेंटर्ड इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो टोटल कितने यूनिट सेल एग्जिस्ट करेंगे क्यूबिक में, 3। तो क्यूबिक की बात समझ गए, जिसमें तीनों साइड इक्वल हो, तीनों एंगल भी इक्वल हो और एंगल कितने हो, 90 हो। और इसमें क्या होगा, क्यूबिक में केवल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे एग्जांपल देख लें, NaCl, NaCl है, ये जिंक ब्लेंड्स है और ये कॉपर है। इस टाइप के ये सब किसके एग्जाम्पल है, क्यूबिक क्रिस्टल के। चलिए बात करते हैं ट्रीगोनल। ये ट्रीगोनल इसको बोल रहे हैं। तो ट्रीगोनल जैसे बिल्कुल क्या होगा, यानी कि ट्रीगोनल की बात करें तो ट्रीगोनल में क्या होगा, ए और बी दो साइड तो इक्वल होती हैं, मगर तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी। मतलब लेंथ और विड्थ तो इक्वल होती है, मगर हाइट इक्वल नहीं होती। बट तीनों एंगल इक्वल भी होंगे और 90 भी होंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में क्या होगा, लेंथ और विड्थ इक्वल होगी, मगर हाइट इक्वल नहीं होगी, और तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा इक्वल भी होंगे और 90 भी होंगे। इसमें केवल 2 ही यूनिट सेल एग्जिस्ट करती हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। ना तो फेस सेंटर्ड एग्जिस्ट करता, ना ही एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट करता। ये बातें थोड़ी सी याद रखने की हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बना सकता है। एग्जाम्पल देख ले, जैसे व्हाइट टिन हो गया, SnO2 हो गया, TiO2 हो गया, CaSO4 हो गया। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, किसके, टेट्रागोनल के। चलिए बात करें ऑर्थोरोम्बिक, या से बोलते हैं रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक। इसमें तीनों साइडें अनइक्वल होती हैं, तीनों साइडें आपस में इक्वल नहीं होती, और मगर तीनों एंगल इक्वल होते हैं और 90 भी होते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे क्या होगा, बिल्कुल माचिस की तरह, जैसे माचिस बॉक्स नहीं होता, तो बिल्कुल माचिस बॉक्स की तरह होगा। लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल नहीं होती, मगर तीनों एंगल इक्वल होंगे, और कितने होंगे, 90 होंगे। इसमें क्या होंगे, इसमें भी 3 यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करता। वो प्रिमिटिव, चारों एग्जिस्ट करते हैं इसमें, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो यही एक ऐसा क्रिस्टल लैटिस है, कौन सा, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, जिसमें चारों तरह की यूनिट सेल एक साथ एग्जिस्ट कर जाती हैं। तो ध्यान रखना इसको, किसमें, ऑर्थोरोम्बिक में। चलिए बात करें दूसरी, अगर जैसे एग्जांपल देख लें, रोम्बिक सल्फर या KNO3 या BaSO4, ये कह सकते हैं बिल्कुल माचिस बॉक्स की तरह होता है, यानी कि डस्टर, ये जैसे डस्टर होता है, बिल्कुल उस टाइप की शेप के होते हैं ये। नेक्स्ट बात करें, ये कह रहा है रोम्बोहेड्रा। रोम्बोहेड्रा या कह सकते हैं ट्रीगोनल। वो टेट्रागोनल था, ये ट्रीगोनल है, ये से बोलते हैं रोम्बोहेड्रा। इसमें ए बी सी तीनों साइडें इक्वल होंगी और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, मगर 90 नहीं होते। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट सेल एग्जिस्ट करती है, प्रिमिटिव, बाकी और कोई सी एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे एग्जांपल है CaCO3 या HGS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें हेक्सागोनल।
हेक्सागोनल में भी क्या है, लेंथ और विड्थ इक्वल होती है मगर हाइट इक्वल नहीं होती, और अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होते हैं, और कितने होते हैं, 90 के एंगल, 90 एंगल के इक्वल होंगे, और जो गामा है वो क्या होगा, वो 90 नहीं होता, वो 120 होता है। और इसमें भी सिर्फ एक ही, इसमें भी क्या होगा, सिर्फ एक ही यूनिट सेल एग्जिस्ट करती है, कौन सी, प्रिमिटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे ग्रेफाइट है, ZnO है और CdS है, ठीक है। नेक्स्ट मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में तीनों साइड इक्वल नहीं होती, और अगर हम बात करें इसमें क्या होगा, अल्फा और गामा इक्वल होते हैं 90, मगर बीटा इसमें 90 के इक्वल नहीं होता। और इसमें भी केवल इसमें दो टाइप के यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, प्रिमिटिव भी और एंड सेंटर्ड भी, ठीक है, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। तो कितना हो गया, 2। अभी तक अगर हम देखें तो एंड सेंटर्ड दो में एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो हो गया मोनोक्लोनिक और एक ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें चारों एग्जिस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट करें, ये ऑर्थोरोम्बिक था, ये मोनोक्लिनिक था, ये मोनोक्लिनिक, और ये क्या है, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, तीनों साइड इक्वल नहीं होती और तीनों एंगल भी इक्वल नहीं होते, और इक्वल भी नहीं होंगे 90 के इक्वल भी नहीं होते, तीनों में से कोई सा भी एंगल 90 नहीं होता। और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करता है, प्रिमिटिव। अगर हम बात करें, काउंटिंग करें, तो देखिए इसमें क्यूबिक में आ गए थे 3, और इसमें आ गए थे 2, किसमें, टेट्रागोनल में 2 आ गए, तो कितने, 3 और 2 कितने हो गए, 5। अगर हम बात करें ऑर्थोरोम्बिक की, तो इसमें कितना आ गए थे यूनिट सेल, 4 आ गई थी, तो कितने हो गए, 5 और 4 9। एक प्रिमिटिव इसमें आ गया, कितना हो गया, 10। एक प्रिमिटिव इसमें आ गया, कितना हो गया, 11। और क्या हो गया, 2 प्रिमिटिव इसमें आ गए, कितना हो गया, 13। और एक इसमें हो गया, कितना, 14। तो टोटल कितने वे ऑफ अरेंजिंग एग्जिस्ट करते हैं, ब्रेविन अरेंजमेंट बोलते हैं इन्हें, ब्रेविन अरेंजमेंट। तो कितने एग्जिस्ट करते हैं, 14। तो मैंने आपको बताया था टोटल कितने हो सकते हैं, 28, मगर उनमें से 14 ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ट्राई क्लिनिक के एग्जाम्पल है जैसे K2Cr2O7, यस क्या हो जाएगा, यानी कि CuSO4.5H2O, या बोरिक एसिड H3BO4, वो H3BO3। तो ये एग्जाम्पल, ये टेबल क्या है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस में 2 यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, किस में चारों यूनिट सेल एग्जिस्ट कर जाती हैं, किस में क्या होगा, एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, या किस किस में एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट करेगा, इस टाइप से। तो ये आपको इसमें याद ही करना पड़ेगा। मैंने इनकी स्ट्रक्चर नहीं बनाई है, ये आप किसी भी बुक में से देख सकते हैं कि हेक्सागोनल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऑर्थोरोम्बिक की कैसी होती है, और ये क्या है, रोम्बिक हेड्रा की कैसी होती है। तो देखिए अब इसमें थोड़ी सी मैं हेल्प कर सकता हूं आप लोगों की याद रखने की। जैसे 3 साइड तो आप समझ गए थे, मैंने 3 साइड ली थी, A, B और C। एक ये मान लीजिए ये क्या हो गई थी, A हो गई, A हो गई, A एक हो गई, B एक हो गई, C। इसको मैंने A बोला, इसको B बोला, इसको C बोला। A और B के बीच का एंगल अल्फा हो गया, और अगर A और C के बीच का एंगल गामा हो गया, और B और C के बीच का एंगल बीटा हो गया। तो इनको अल्फा बीटा गामा बोले थे। ये देखिए ये थे सातों के सातों अरेंजमेंट। एक तो क्या हो गया था, क्यूबिक, एक हो गया था टेट्रागोनल, एक होता है ऑर्थोरोम्बिक, और एक हो गया था ये है रोम्बोहेड्रा, ठीक है, और ये हेक्सागोनल, और ये क्या हो गया था, मोनोक्लिनिक, और ये हो गया था ट्राइक्लिनिक। इसमें अगर हम देखें तो इसमें 3 टाइप के यूनिट सेल थे। इसमें केवल टेट्रागोनल में 2 टाइप की यूनिट सेल एग्जिस्ट कर रही थी। इसमें कौन सी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, एंड सेंटर्ड। इसमें कौन सी 2 एग्जिस्ट कर रही थी, केवल क्या कर रही थी, एक तो प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर्ड। इसमें चारों की अगर बात करें ऑर्थोरोम्बिक में तो चारों टाइप की यूनिट सेल एग्जिस्ट कर रही थी। अगर हम बात करें रोम्बोहेड्रा में तो केवल एक ही टाइप की यूनिट सेल एग्जिस्ट कर रही थी, और इसे बोल सकते हैं रोम्बो, और इसे बोलते हैं रोम्बोहेड्रा, या बोल सकते हैं ट्राइगोनल। इसे टेट्रागोनल, इसे ट्राइगोनल। इसमें केवल एक ही टाइप की यूनिट सेल एग्जिस्ट कर रही थी, प्रिमिटिव। इसे हेक्सागोनल में भी एक ही टाइप की यूनिट सेल एग्जिस्ट कर रही थी, प्रिमिटिव। और ये मोनोक्लिनिक था, इसमें 2 टाइप की यूनिट सेल एग्जिस्ट कर रही थी, कौन कौन सी, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड, ठीक है। और ये क्या कहता है, ट्राइक्लिनिक, इसमें भी एक ही टाइप की यूनिट सेल एग्जिस्ट कर रही थी, कौन सी, प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव तो सभी में पाई जाती है, किसी में भी ऐसी कोई नहीं जिसमें प्रिमिटिव एग्जिस्ट नहीं करती। ये टोटल अगर सम करें तो कितना आ गया था, 40। तो मैं थोड़ा सा इनकी हेल्प कर देता हूं आपको याद करने की, बाकी तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें अगर ये 3 की बात करें, 3 क्रिस्टल की बात करें, कौन कौन से, एक तो क्यूबिक है, एक टेट्रागोनल है, और एक ऑर्थोरोम्बिक है। तो इनमें अगर हम बात करें तो इन तीनों में अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं, और कितने होते हैं, 90। और इन तीनों में क्या, अगर हम बात करें साइड की, तो इसमें तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती। और इसमें क्या है, तीनों में से कोई सी भी साइड इक्वल नहीं होती, ठीक। अब अगर हम बात करें तो इसमें कितने यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, 3। इसमें कितने यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, 2। इसमें कितने करते हैं, 4। तो 3 2 4। बात करें इसकी, अगर ये हो गया यानी कि रोम्बोहेड्रा, या बोलते हैं ट्राइगोनल,
और ये हेक्सागोनल, और ये हो गया मोनोक्लिनिक, और ये ट्राइक्लिनिक। इनमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें भी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, इसमें दो साइडें इक्वल होंगी, एक नहीं होगी। इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें इसमें तीन, इन दोनों में से किसी में भी तीनों साइडें इक्वल नहीं होती। मगर एंगल की इनकी बात करें तो एंगल इसमें क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल इक्वल होते हैं, मगर 90 नहीं होगा। तीनों होंगे तो इक्वल, मगर 90 नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, दो एंगल इक्वल होते हैं और 90 के इक्वल होते हैं, मगर तीसरा एंगल क्या होता है, वो गामा जो होता है 1 कितना होता है, 120। इसमें अगर बात करें मोनोक्लिनिक में, तो मोनोक्लिनिक के लिए तो ये हो गया, मोनोक्लिनिक में क्या होगा, अल्फा और गामा इक्वल होते हैं 90, मगर बीटा इक्वल 90 के इक्वल नहीं होता। और ट्राई क्लिनिक में क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा तीनों ही इक्वल नहीं होते और कोई सा भी 90 नहीं होता। अगर बात करें मोनोक्लिनिक इसमें यूनिट की, तो इसमें कितना होता है, इसमें एक एग्जिस्ट करेगा, इसमें भी एक एग्जिस्ट करेगा, इसमें कितने एग्जिस्ट करते हैं, दो, और इसमें फिर कितने एग्जिस्ट करता है, एक। ठीक है, तो इस टाइप से हम काउंटिंग कर लेंगे, कितने आ जाएंगे ये 14। तो यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 4 थे, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ फिर 1 है। चलिए, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भाई आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें मैं और कुछ नहीं कर सकता। चलिए देखिए, बात करें एनालिसिस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल की हम एनालिसिस अगर हम करें तो देखिए, ये कह रहा है इफेक्टिव कॉन्स्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें जैसे कोई भी क्यूब है, तो क्यूब के कॉर्नर्स पे जो एटम रखा होगा वो पूरा का पूरा एटम क्यूब के अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम क्यूब के साथ में बहुत सारे क्यूब लगा के रखेंगे तो आप देखेंगे एक क्यूब का जो एक कोना है, उस कोने से अनोदर 7 क्यूब के कॉर्नर्स भी क्या हो रहे होंगे, टच हो रहे होंगे। कहने का मतलब है कि जो कॉर्नर्स वाला एटम है वो क्या होता है, एक साथ 8 क्यूब के अंदर यूज होता है। वो जो एक एटम है कॉर्नर्स वाला एटम, वो क्या होगा, 8 कोनों में यूज करता है। ऐसे अगर हम बात करें फेस की, एक रूम की अगर एक दीवार की बात करूं तो वो दीवार इस रूम में भी होगी जिस रूम में मैं बैठा हूं, और एक उस रूम में भी होगी जो दूसरे अपोजिट रूम में होगा। तो एक दीवार 2 रूम में काम करेगी, तो इसलिए उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2। अगर बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड 100% रूम के अंदर होता है वो पॉइंट, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1। तो इसलिए कॉर्नर्स वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1/8, क्योंकि एक कॉर्नर एटम क्या होता है, 8 क्यूब में यूज होता है। तो हर एक के कोने के हिस्से में हर एक क्यूब के पार्ट में उसका कितना हिस्सा आएगा, 1/8। ठीक है, अगर बात करें एक दीवार की, तो एक दीवार 2 रूम में एक साथ काम करती है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन एक रूम में कितना आ जाएगा, हाफ। अगर बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो 100% रूम के अंदर होगा, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 1। बात करें एज की, तो जो एज है, एज क्या करती है, 4 कॉर्नर्स 4 क्यूब में क्या करती है, एक साथ इन्वॉल्व होगी। 2 क्यूब एक दूसरे से सटे रखे हैं तो उन दोनों के बीच की, और 2 उनके ऊपर रखे होंगे, तो 4 क्यूब से एक एज क्या होती है, यूज। तो एक एज क्या होती है, एक साथ 4 क्यूब में काम करती है, तो इसका उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, अगर हम बात करें एज का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4, फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2, और क्यूब का कॉन्ट्रीब्यूशन या सेंटर का कितना हो जाएगा, सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 1। तो कह रहा है इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्यों बोल रहा है, जो भी कंस्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल होते हैं, देखिए सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, जिन्हें जो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इन्हें क्या एज्यूम करके ले चलते हैं, स्फीयर की तरह एज्यूम करके चलेंगे कि हर एक पार्टिकल्स की जो शेप है वो कैसी होगी, स्फेरिकल। तो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल, spherical atom present at the various location and they are shared in the more than one unit cell, therefore contribution only a certain fraction towards the single unit cell। ये कह रहा है जो डिफरेंट लोकेशन पे जो स्फीयर यानी कि जो एटम इन्वॉल्व होते हैं किसी यूनिट सेल में, तो एक जो एटम है वो एक से ज्यादा यूनिट सेल में इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए उस एटम का कुछ फ्रैक्शन पार्ट ही क्या होगा, एक यूनिट सेल के अंदर आता है, उसे क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। तो देखिए एटम एट द कॉर्नर्स, अगर जो एटम कॉर्नर्स पर रखा होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/8। क्यों? क्योंकि पार्ट ये कह रहा है 1/8 पार्ट होगा, तो जो एटम वाला कॉर्नर्स है उसका एक यूनिट सेल के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है, 1/8। क्यों होगा 1/8 पार्ट? क्यों? कंट्रीब्यूशन इन 8 यूनिट सेल, एक जो कॉर्नर एटम है वो 8 यूनिट सेल के साथ क्या होता है, कंट्रीब्यूट होता है, तो इसलिए एक क्यूब के अंदर एक यूनिट सेल के अंदर उसका कितना हिस्सा आएगा, 1/8। एटम एट एज सेंटर, अगर जो एज पर रखा हो तो एज पे जो रखा होगा उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन इन 4 यूनिट सेल, एक जो एज होती है वो उस एक एज का वो 4 एटम यूनिट सेल के साथ क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, तो एक के यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा, 1/4।
एटम एट द फेस सेंटर, फेस सेंटर मतलब दीवार के सेंटर पे, तो दीवार के बीचों बीच जो एटम रखा होगा, या दीवार जिस भी ईंट से मिलकर बनी है उस ईंट का आधा हिस्सा हमारे रूम में होगा और आधा दूसरे रूम में होगा, तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा 1/2। 1/2 क्यों? क्योंकि जो फेस शेयर्ड इन द 2 यूनिट सेल, एक फेस 2 यूनिट सेल में क्या होती है, शेयर होती है। एटम एट द बॉडी सेंटर, जो एटम बॉडी सेंटर पर रखा होगा उसका कंट्रीब्यूशन 100% होता है, यानी कि 1 होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी के भी साथ भी शेयर नहीं होगा। हमारे रूम के अंदर जो चीज रखी है वो हमारे रूम के सेंटर में हो गई, तो वो किसी दूसरे के रूम से शेयर नहीं होगी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम मिला के इकट्ठे हुए, ठीक है। जैसे हम बात करें एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे। मगर हर एक कोने का जो एटम है वो सारा का सारा क्यूब के अंदर नहीं आता, उसका 1/8 पार्ट ही आता है। तो इस टाइप से सारा टोटल मिला के कितना एक यूनिट सेल के हिस्से में एटम आएंगे वो हमें देखना है। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, या जिसे बोलते हैं रैंक ऑफ क्रिस्टल, किस इंडिकेट करते हैं, जेड से। रैंक ऑफ क्रिस्टल का मतलब है कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने टोटल एटम प्रेजेंट हैं। तो देखिए सिंपल क्यूबिक एससी से लिखते हैं, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्यूबिक, ठीक है। सिंपल क्यूबिक तो उसमें क्या होगा, अगर मैं जेड निकालूं मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, तो देखिए सिंपल क्यूबिक में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो कहाँ होते हैं, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, और कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, मगर हर एक कॉर्नर्स वाले का कंट्रीब्यूशन होता कितना है 1/8। तो कुल मिलाकर टोटल करूं तो कितना निकल के आएगा 1 एटम। तो इसमें जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें जो कॉर्नर्स जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो कहाँ होते हैं, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे होते हैं। और क्यूब में कितने कोने होते हैं 8, तो हर एक 8 के 8 कोनों पे एटम रखा होगा, मगर एक एटम कॉर्नर्स एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन होता कितना है 1/8 होता है। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1। तो इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जेड कितना आ गया 1, या रैंक कितनी आ गई 1, या एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे 1। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कहाँ होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC से लिखते हैं इसे, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कहाँ होंगे, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, और क्यूब पे कितने होंगे 8, प्लस कॉर्नर्स वाले एटम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना होता है 1/8। तो ये तो होगा कॉर्नर्स की वजह से, प्लस एक कहाँ होगा बॉडी सेंटर्ड पे, तो बॉडी सेंटर्ड पे एक एटम होगा, 100 का 100% क्या होगा उसके अंदर होगा ये, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1। तो क्या अगर देखें तो 8 तो कहाँ से आ गए कॉर्नर्स पे से मिला के, और एक कहाँ गया बॉडी सेंटर्ड पे। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो टोटल कितना आ गया 2। तो BCC की जो रैंक है वो कितनी होगी 2, यानी कि इसमें जो जेड होगा वो कितना होगा 2, या कह सकते हैं एक BCC यूनिट में कितने टोटल आइटम होंगे 2 होंगे। कैसे, इसमें क्या होगा, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे होंगे, और कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, तो 8 तो हो गए कॉर्नर्स पे, मगर कॉर्नर्स वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन होता कितना 1/8, तो इंटू 1/8, तो यहाँ से तो आ गए कॉर्नर्स पे से, प्लस एक एटम कहाँ रखा होता है BCC में बॉडी सेंटर्ड पे, और बॉडी सेंटर्ड वाले का कंट्रीब्यूशन होता है 1, तो वो 100 का 100% उसके अंदर रहेगा। तो 1 तो हो गया कॉर्नर्स का मिला के, और 1 हो गया बॉडी सेंटर्ड का, टोटल कितना हो गया 2। नेक्स्ट देखिए FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं कहाँ होंगे, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं सब में, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, और कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, तो 8 तो हो गए कॉर्नर्स पे, और इनटू कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8, ठीक। तो ये तो हो गए कॉर्नर्स से, प्लस बाकी क्या है फेस सेंटर्ड, तो इसमें हर एक फेस सेंटर्ड पे एटम होता है, और फेस कितने होती हैं 6, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक दीवार का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, क्योंकि एक दीवार 2 रूम में यूज होती है। तो 6 एटम कहाँ हो गए फेस सेंटर्ड पे, और फेस सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2, तो टोटल 3 यहां से आ गए, तो 3 तो हो गए फेस सेंटर्ड से, और एक हो गया कॉर्नर से, दोनों का मिला के कितना हो गया 4। क्लियर होगी बात। तो आप ध्यान रखिए, इसको अगर वैसे भी भूल जाओ तो आप ध्यान रख सकते हैं सिंपल एस का मतलब है सिंगल, बी का मतलब है बाई, देखो एस मतलब सिंगल, सिंपल क्यूबिक मतलब एस मतलब सिंगल मतलब 1, बॉडी सेंटर्ड बी मतलब बाई मतलब 2, और ये FCC फोर्स, तो FCC में F आ गया, F का मतलब 4 और 4 का मतलब 4। आगे बात समझ में नहीं, चलिए खैर। अकॉर्डिंग टू ब्रेम्स, ये कह रहा है ब्रेव्स 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल एग्जिस्ट। तो मैंने आपको बता चुका हूं टोटल कितने क्रिस्टल एग्जिस्ट कर सकते हैं 14, वैसे कितने वे हो सकते हैं 28 हो सकते हैं, मगर 28 में से केवल 14 ही एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कितने बनाएंगे, जो एग्जिस्ट करते हैं वही बताएंगे।
तो टोटल टाइप ऑफ टोटल क्रिस्टल की अगर हम बात करें, टोटल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं, वो 14 टाइप्स के क्रिस्टल एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन द क्यूबिक सिस्टम देयर इज नो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होता है, क्यूबिक क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो क्यूबिक क्रिस्टल में सिंपल क्यूबिक एग्जिस्ट करता है, बॉडी सेंटर्ड एग्जिस्ट करता है और फेस सेंटर्ड, मगर एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए बात करें रिलेशन बिटवीन पार्टिकल साइज एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ए। हमारे पास कोई क्यूब है, एक यूनिट सेल है क्यूब, और क्यूब के जो एज है वो कितनी ले ली है ए, तो उसमें हमें रिलेशन निकालना है। जो पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल है उसे हम क्या मान रहे हैं, स्फीयर, और स्फीयर की रेडियस ले लेते हैं आर। सारे जितने भी एटम होंगे सबको सेम रेडियस का स्फीयर मानते हैं, सबको आइडेंटिकल मानते हैं। और जो हम यूनिट सेल ले रहे हैं क्यूब, उस क्यूब की एज कितनी लेके चल रहे हैं ए, तो ए तो हो गई एज लेंथ और आर क्या हो जाएगी, एक एटम की रेडियस। चलिए तो देखिए सिंपल क्यूबिक में बात करें तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो ईच कॉर्नर्स पे होंगे, हर एक कॉर्नर्स पे क्यूब के। अब इसमें क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में ध्यान रखना जो कॉर्नर्स एटम है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच। एक तो इस वाले कॉर्नर्स पर रखा देखो एटम, और एक इस वाले कॉर्नर्स पर रखा, तो कॉर्नर्स एटम एक दूसरे को क्या करते हैं, टच। और जब टच करेंगे तो ये पूरी साइड है कितनी, अगर ए की फॉर्म में देखूं तो पूरी साइड ए तो है, एज लेंथ ए। अगर रेडियस की फॉर्म में देखूं तो इस एटम की रेडियस और इस एटम की रेडियस, तो आर और आर कितनी हो गई, 2r। तो इस केस में रिलेशन कितना हो गया, ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 2r। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो रिलेशन है ए इज इक्वल टू कितना होता है, 2r, जहां ए क्या है, एज लेंथ, और आर क्या है, एक एटम की रेडियस। मगर ध्यान रखिए कि कैसे निकला ये रिलेशन, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये रिलेशन निकला कैसे, कि इसमें जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर्स एटम एक दूसरे को क्या करते हैं, टच, या कह सकते हैं कॉर्नर्स एटम नहीं, एडजेसेंट कॉर्नर्स एटम, पास वाले कॉर्नर्स एटम एक दूसरे को टच करते हैं। ये वाला इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इस टाइप से। तो एडजेसेंट एटम टच ईच अदर। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एट कॉर्नर्स एटम क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, एडजेसेंट कॉर्नर्स एटम एक दूसरे को टच करते हैं, जिसकी वजह से क्या आ गया, ये साइड पूरी हो गई ए, और रेडियस की फॉर्म में देखूं तो आर इसकी और आर इसकी, तो कितना हो गया, ए इक्वल टू 2r। नेक्स्ट देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, ईच हर एक कॉर्नर्स पे होंगे, और एक बॉडी सेंटर पे होगा। देखिए इस कॉर्नर्स पे होगा और इसके हर एक कॉर्नर्स पे होगा, और बॉडी सेंटर पे, एक रूम के सेंटर पे। तो ये जो कॉर्नर्स वाला आइटम है ये, एक ये बॉडी सेंटर्ड वाला आइटम होगा ये, और एक ये वाला कॉर्नर्स आइटम, ये तीनों आपस में क्या कर जाएंगे, टच। ये देखिए, और ये बॉडी डायगोनल होता कितना है, ए बॉडी डायगोनल होता है a√3, और ये टोटल लेंथ कितनी है, a√3। अगर ए की फॉर्म में देखूं तो कितनी है, a√3, क्योंकि ये बॉडी डायगोनल है। और इसमें क्या होगा, अगर मैं बात करूं रेडियस की फॉर्म में, तो r रेडियस इसकी, 2r इसकी होगी पूरा डायमीटर, और ये r इसकी, तो r और r 2r, और 2r ये पूरा डायमीटर कितना हो गया, 4r। तो इस केस में अगर बॉडी सेंटर्ड में रिलेशन देखें तो a√3 इक्वल होता है किसके, 4r के। अब ये कैसे पता चला कि a√3 इक्वल होगा 4r के, क्योंकि इसमें जो कॉर्नर्स एटम है बॉडी सेंटर्ड में क्या करते हैं, जो कॉर्नर्स एटम है वो बॉडी सेंटर एटम को क्या करते हैं, टच। यानी कि इस बॉडी सेंटर से ये वाला एटम भी टच करेगा, ये वाला एटम भी टच करेगा, ये वाला कॉर्नर्स एटम भी, ये वाला भी, सारे कॉर्नर्स एटम क्या करते हैं, बॉडी सेंटर एटम को टच करते हैं। तो देखिए एटम ऑन बॉडी डायगोनल, एटम ऑन बॉडी डायगोनल आर इन कॉन्टैक्ट। ये कह रहा है जो बॉडी डायगोनल वाले एटम है वो कॉन्टैक्ट में होते हैं, या कह सकते हैं कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर्ड आर इन कॉन्टैक्ट। इसमें जो होगा, ये बॉडी जो सेंटर्ड है, इस बॉडी सेंटर्ड को हर एक कॉर्नर्स एटम क्या करता है, टच करता है। तो कह रहा है, तो इसमें क्या होगा, एटम आर बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल पे जो एटम है वो सब एक दूसरे को टच करेंगे, या कहो कि जो बॉडी सेंटर्ड एटम है, बॉडी सेंटर्ड एटम को कॉर्नर्स एटम क्या करते हैं, टच करते हैं। नॉट द एडजेसेंट एटम, मगर ये कॉर्नर्स एटम आपस में टच नहीं करते। ये कॉर्नर्स एटम इस कॉर्नर्स एटम को टच नहीं करेगा, इस ये सेंटर एटम को तो टच करेगा, मगर आपस में टच नहीं करते। तो ध्यान रखना, बॉडी सेंटर एटम को कॉर्नर्स एटम क्या करते हैं, टच करते हैं। तो बीसीसी में कॉर्नर्स एटम तो आपस में टच नहीं करते, मगर हर एक कॉर्नर्स एटम बॉडी सेंटर एटम को क्या करता है, टच। देखिए ये कॉर्नर्स एटम तो आपस में टच नहीं कर रहे, मगर ये कॉर्नर्स एटम बॉडी सेंटर एटम को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। जिससे रिलेशन निकल के आ गया, डायगोनल मैंने ले लिया, बॉडी डायगोनल ए की फॉर्म में कितना होगा, a√3, और रेडियस की फॉर्म में देखूं तो r इसका और 2r इसका डायमीटर, और इसका r कितना हो गया, 4r। बात करें एफसीसी की, एफसीसी में क्या है, एफसीसी होती क्या है कि जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे होगा, हर एक कॉर्नर्स पे,
हर एक कॉर्नर, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे होगा, और हर एक फेस सेंटर्ड पे कितनी फेस होती हैं? 6। हर एक फेस पे, जैसे छत है इसके सेंटर पे होगा, ये ग्राउंड है इसके सेंटर पे होगा, ये इधर की दीवार है इसके सेंटर पे होगा, इधर की दीवार है इसके सेंटर पे होगा, एक ये फ्रंट में होगी उस पर होगा, और एक इसके बैक ये होगी इस पर होगा, इस टाइप से। तो इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान रखना कॉर्नर एटम इसमें आपस में टच नहीं करते इसमें भी, मगर कॉर्नर एटम क्या करते हैं, इस फेस सेंटर्ड एटम को टच करते हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा सा बनाऊं तो देखिए, ये हो गई एक फेस, ये हो गया फेस के सेंटर में एटम। इस फेस सेंटर एटम को हर एक कॉर्नर एटम क्या करता है, टच करता है। इस फेस का ये कॉर्नर एटम आपस में टच करेंगे, ये आपस में तो टच नहीं करते, मगर फेस सेंटर एटम को क्या करते हैं, टच। और ये फेस डायगोनल हो गया। फेस डायगोनल कितना होगा, ये साइड होती है ए, ये साइड होती है ए, तो ये फेस डायगोनल कितना होता है, a√2। और अगर रेडियस की फॉर्म में देखूं तो r इसकी, 2r इसकी और r इसकी, तो कितना हो गया 4r। r और r 2r और r इसका 2r इसका कितना हो गया 4r। तो इसमें क्या होगा, ये एटम और ये एटम ये क्या करेंगे, टच करेंगे। मतलब इस फेस सेंटर एटम को ये कॉर्नर एटम, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये चारों एटम क्या करेंगे, इसको टच करेंगे। तो इस टाइप से अगर मैं देखूं इनमें, तो ये r एक एटम ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि 3 एटम हो गए जो आपस में टच कर रहे हैं। और ये बॉडी डायगोनल होगा, ये फेस डायगोनल होगा कितना, a√2। और ये रेडियस की फॉर्म में देखूं तो r इसकी, 2r इसकी और r इसकी, तो कितनी हो जाएगी, ये 4r। क्लियर। तो क्या हुआ इसमें, तो दैट इज एटम ऑन फेस डायगोनल, ये कह रहा है एटम्स ऑन फेस डायगोनल, या कह सकते हैं एडजेसेंट एटम आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। तो जो कॉर्नर एटम है वो तो आपस में टच नहीं करते, मगर कॉर्नर एटम क्या करते हैं, फेस सेंटर एटम को क्या करते हैं, टच। तो वही बात इसमें कह रहा है, कॉर्नर एटम एंड फेस सेंटर्ड एटम आर इन कॉन्टैक्ट। तो जो कॉर्नर एटम है और फेस सेंटर एटम है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं, यानी कि टच करते हैं। दैट इज एटम आर फेस डायगोनल। तो जो एटम होगा वो कहाँ होगा, फेस डायगोनल पे। बट एडजेसेंट एटम आर नॉट एट कॉन्टैक्ट, मतलब जो कॉर्नर एटम है वो आपस में तो टच नहीं करते, कॉर्नर एटम आपस में तो टच नहीं करते, मगर कॉर्नर एटम फेस सेंटर एटम को क्या करते हैं, टच करते हैं। जिससे क्या आ गया, ये फेस डायगोनल की लेंथ हो गई a√2। और अगर हम r की रेडियस की फॉर्म में देखें तो r 2r और 2r इसका कितना हो गया 4r। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट में बात रखें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट में आपको ध्यान रखना है कि उसमें कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच करते हैं, जिससे a=2r रिलेशन आ गया। अगर हम बात करें किसमें, फेस सेंटर्ड में, तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि जो कॉर्नर एटम है वो फेस सेंटर एटम को टच करते हैं, जिससे फेस डायगोनल आ गया a√2 और वो इक्वल हो गया 4r के। अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड में, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर एटम एक दूसरे को तो टच नहीं करते, मगर हर एक बॉडी सेंटर एटम को क्या करते हैं, टच। जिसकी वजह से एक बॉडी डायगोनल निकल कर आ गया a√3, और उसके इसमें क्या हो गया, a√3 आ गया, तो वो इक्वल हो गया किसके, 4r के। तो सिंपल में हो गया a=2r। अगर फेस डायगोनल में बात करें तो a√2 हो गया 4r, और बॉडी डायगोनल में बात करें तो बॉडी डायगोनल आ गया, तो उसमें क्या हो जाता है, a√3 इक्वल होगा 4r। ये है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे जरा ध्यान रखें। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी मतलब जैसे हमारे पास कोई क्यूब है, एक यूनिट सेल है क्यूब, उस क्यूब के अंदर एटम रखे गए, तो एटमों ने कितने % वॉल्यूम क्या कर लिया, एक्यूपाई कर लिया है, किसकी, एक यूनिट सेल का, एक क्यूब का कितना वॉल्यूम एटमों से एक्यूपाई हो गया, उसे बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए, इट इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम एक्यूपाइड बाय द पार्टिकल टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो क्या करेंगे, ये रेशो है किसका, पार्टिकलों के द्वारा एक्यूपाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम हैं, उन एटमों का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक यूनिट सेल का वॉल्यूम, वो जो रेशो है वो क्या कहलाता है, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रैंक कितनी है, टोटल एटम कितने थे निकल के आए थे 1, क्योंकि इसमें कितने कॉर्नर्स एटम थे, कॉर्नर्स एटम, इसमें जो एटम्स है वो केवल कॉर्नर्स पे होता है, और कॉर्नर्स पे जो एटम होते हैं कितने होते हैं 8, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो यहां से कुल मिला के एटम कितने निकल के आ गए थे 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल एटम कितना होता है 1, रैंक कितनी आ गई थी 1। और वैसे मैंने आपको बताया था एस मतलब सिंगल मतलब 1, और इसमें रिलेशन क्या था, a= कितना आ गया था 2r, क्योंकि कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच करते थे, जिसकी वजह से रिलेशन आया था a=2r। पैकिंग फ्रैक्शन निकालें, पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो वॉल्यूम एक्यूपाई बाय द एटम, एक एटम का वॉल्यूम होगा कितना 4/3 πr क्यूब,
क्यों भाई ये वॉल्यूम कैसे रख लिया? क्योंकि एटम को हम क्या मान रहे हैं? स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मगर एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम है? 1। तो एक एक एटम का वॉल्यूम ये है और एक ही एटम है उसके अंदर, तो ये तो हो गया एटम ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा? क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? एक क्यूब, और एक की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2r, तो 2r का क्यूब क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 8r क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स एक्यूपाई बाय द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। तो ये तो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हो गया एक एटम का वॉल्यूम, और इनटू टोटल एटम थे कितने इसमें? 1, तो इनटू 1 डिवाइडेड बाय एक क्यूब। एक क्यूब क्या हो गया? एक यूनिट सेल का वॉल्यूम, या एक क्यूब का वॉल्यूम। मगर एक की जगह क्या लिख लूंगा? 2r, तो उसे जो एक क्यूब है, एक की जगह रख दूंगा 2r, तो 2r का क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल होगा, आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल। इस 2 से अगर हम इस 4 से इस 8 को कट करूंगा तो 2, और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ गया? यहां से अगर हम देखें तो ये कितना आता है? π/6। इस वैल्यू को अगर सोल्व करूंगा तो ये आता है 0.52। तो इसका जो फ्रैक्शन है, एक पैकिंग फ्रैक्शन है, वो कितना है? 0.52। मगर इसमें भी पूछ लेता है π/6, इस वैल्यू को भी ध्यान रखें। तो कितना होगा? π/6, ये कह सकते हैं 0.52। अगर इसे परसेंटेज में निकालें, पैकिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब परसेंटेज में, तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 52। तो 52 वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा एटम से, और बाकी वॉइड, वॉइड मतलब खाली स्पेस, वैकेंट स्पेस, तो वैकेंट वॉल्यूम वो कितना रह जाएगा? 100 में से 52 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 48। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रैंक कितनी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे, पहली बात। और इसमें क्या होगा? इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स, इसमें जो रैंक होगी वो कितनी होगी? 1। और इसमें जो रिलेशन होगा, इसमें कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच करते हैं, जिसकी वजह से एक रिलेशन आएगा A=2r। और इसमें पैकिंग जो एफिशिएंसी है वो कितनी होती है? 52%। और वॉइड कितना हो जाएगा? वो 58 हो जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे। चलिए बात करें बीसीसी की। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड, इसमें जो रैंक होती है वो कितनी होगी? 2। बी मतलब बाई मतलब 2। और इसमें एक रिलेशन हो गया था, बॉडी सेंटर्ड में क्या करते थे? जो कॉर्नर एटम है वो आपस में तो टच नहीं करते थे, मगर हर एक कॉर्नर एटम बॉडी सेंटर एटम को टच करता था, जिससे बॉडी डायगोनल के अलोंग एटम क्या कर गए थे? टच, और जिससे क्या आ गया था? A√3 आ गया था 4r। तो वहां से A निकाल सकता हूं मैं, कितना आ जाएगा? 4r/√3। अब अगर हम बात करें पैकिंग फ्रैक्शन की, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम एक्यूपाई बाय द एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। मगर इसमें बीसीसी में टोटल एटम है कितने? 2, तो इंटू 2 कर देंगे डिवाइडेड बाय ए क्यूब। और ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 4r/√3 का क्यूब। जब इसे सोल्व करेंगे यहां से तो ये आता है √3 π/8। और इसे भी सोल्व करते हैं पाई की वैल्यू रख के, तो ये आएगा 0.68। तो पैकिंग एफिशिएंसी मतलब परसेंटेज निकालें तो 68% वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एक्यूपाई। और वॉइड कितना रह जाएगा? 32 रह जाएगा। देखिए अब बात कर लें एफसीसी की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एफसीसी में जो रैंक है एफ मतलब 4 मतलब इसमें जेड की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो इसमें एक यूनिट सेल में टोटल एटम कितने आते हैं? 4। और इसमें जो रिलेशन है फेस सेंटर्ड में क्या होता है? जो कॉर्नर एटम है वो तो आपस में टच नहीं करते, मगर कॉर्नर एटम फेस सेंटर एटम को क्या करते हैं? टच, जिससे क्या हो जाते हैं? एक फेस डायगोनल के थ्रू एटम आपस में टच कर जाएंगे, और फेस डायगोनल की लेंथ होती है A√2, और वो इक्वल हो जाता है किसके? 4r के। तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा A= क्या आ जाएगा? 4r/√2। तो इसे सोल्व करेंगे तो 2√2r। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे तो वॉल्यूम एक्यूपाई बाय द एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, या कह सकते हैं 1 क्यूब। तो एक एटम का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, मगर इसमें एटम है कितने? 4, तो इंटू 4 डिवाइडेड बाई ए क्यूब। और ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 2√2 इंटू आर। इसका क्या हो गया? क्यूब। जब इसे यहाँ से सोल्व करेंगे तो आता है π/3√2, और इसे भी सोल्व करेंगे पाई की वैल्यू रख के तो आता है 0.74%। ठीक है, 0.74, और परसेंटेज में निकालेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी 74%। तो वॉइड कितना होगा? 100 में से माइनस कर दिए, कितना आएगा? 26%। क्लियर? तो ये पैकिंग एफिशिएंसी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, कंपटीशन में भी पूछ लेता है, तो वैल्यू आपको ध्यान रहे। पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल से ज़्यादा किस में हो गई? सिंपल से ज़्यादा हो गई बीसीसी में, बीसीसी से ज़्यादा किस में हो गई? एफसीसी में। देखिए बात करें ड्यू टू मिनिमम, ये कह रहा है ड्यू टू मिनिमम परसेंटेज वॉइड एफसीसी इज कंसिडर्ड एज मोस्ट एफिशिएंसी पैकिंग इन द रेगुलर
क्रिस्टल, ये कह रहा है जो रेगुलर क्रिस्टल है उनमें सबसे ज़्यादा पैकिंग किस में पाई जाती है, एफसीसी में कितनी, 74%, और इसमें सबसे कम वॉइड पाया जाता है कितना, 26%। तो ड्यू टू मिनिमम परसेंटेज वॉइड एफसीसी इज कंसिडर्ड मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इन द रेगुलर क्रिस्टल। चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बताया था, इट इज द नियरेस्ट एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एटम इन द क्रिस्टल, दैट इज कह सकते हैं फर्स्ट, यानी क्या कह रहा है, फर्स्ट नेगेटिव एटम इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कह रहा है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, किसी भी एटम को कितने नेगेटिव एटम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। नेगेटिव वर्ड भी क्यों लिख रहे हैं, कोई पास वाला एटम कोई दूर वाला टच कर सकता है क्या, जो पास में जो टच कर गया वो पास ही है, ठीक है। तो नेगेटिव के पास वाला टच कर, अरे पास वाला ही टच करता है भाई, दूर वाला टच नहीं करता। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी गांव की भाषा में जैसे गांव के लोग समझाते हैं, और गांव के लोग इसलिए सबसे बेस्ट टीचर होते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि वो बहुत सिंपल सी आसान लैंग्वेज में जो हमारी मातृभाषा है उसमें समझा देते हैं। तो क्या है, सिंपल सी भाषा ये है कि अगर क्या होगा, किसी भी एटम को क्रिस्टल के अंदर किसी भी एटम को कितने अनोदर एटम टच कर रहे हैं वो कहलाएगी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। बात खत्म हो गई, ठीक है। पास वाला टच करे या दूर वाला, इससे मतलब नहीं है, एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं। अब बात करें जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और अगर हम बात करें किसमें बॉडी सेंटर्ड में, तो बॉडी सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, और अगर फेस सेंटर्ड में बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। सबसे ज्यादा पैकिंग भी सबसे ज्यादा है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसमें सबसे ज्यादा। अब ये कैसे है वो जो समझ लीजिए। तो देखिए, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आया, 6 आया है। समझिए कैसे, जैसे इस कॉर्नर्स पे तो एटम होंगे, हाँ। तो अगर मैं बात करूं इस कॉर्नर्स की, तो ये क्यूब है, जो ये क्यूब तो एक यूनिट सेल है, मगर क्रिस्टल की बात करूंगा तो बहुत सारे क्यूब रखे होंगे आसपास में। तो देखिए, इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंडीशन क्या है कि कॉर्नर्स एटम एक दूसरे को, एडजेसेंट कॉर्नर एटम एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। मतलब इसको ये भी टच करेगा, इसको ये भी टच करेगा, और इसको ये भी टच करेगा। तो देखो, एक इधर 2, एक इधर 3, और एक इधर 4, और एक इधर 5, और एक इधर 6। आगे बात समझ में नहीं। देखिए, इस एटम के इधर ये एडजेसेंट हो गया, लेफ्ट राइट, ऐसे कह लो। एक्स एक्सिस देखिए, एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। तो इस एटम को कितने एटम टच करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। क्लियर हो गई बात। कैसे पता लगाया, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर्स एडजेसेंट कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच करते हैं। तो इस एटम के कितने एडजेसेंट एटम होंगे, 1 2 3 और 4 5 6। जैसे ये तो 3 हुए, इनके अपोजिट होंगे, इधर होगा तो उधर भी होगा, इधर होगा तो उधर भी होगा, इधर होगा तो उधर भी होगा। अब यहाँ आइटम कहाँ से आ गए, बहुत सारे क्यूब रखे होंगे यहाँ आगे। बस ये तो एक यूनिट सेल है, हम किसके छांट रहे हैं, क्रिस्टल के अंदर। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितनी होगी, 6। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इसमें क्या आती थी, ए आती थी। चलिए खैर, बात करें बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड में एटम कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड बॉडी सेंटर्ड। और अभी आपने देखा था कि कॉर्नर्स एटम एक दूसरे को तो टच नहीं करते, मगर हर एक कॉर्नर्स एटम बॉडी सेंटर को टच करता है। तो इस कॉर्नर्स को ये वाला भी एटम टच करेगा, ये भी, ये चारों ऊपर के टच करेंगे, नीचे भी, ये 8 के 8 एटम इसको क्या करेंगे, टच करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना हो जाएगा, 8। इस बॉडी सेंटर्ड में जो एटम रखा होगा इसको ये एटम भी टच करेगा, ये भी, ये भी, ये भी, चारों ऊपर वाले भी, चारों नीचे वाले। ईच कॉर्नर एटम क्या करेगा, इस बॉडी सेंटर्ड को टच करेगा, और कॉर्नर एटम है कितने, 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8। नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें फेज सेंटर्ड में, फेज सेंटर्ड में क्या करते हैं, कॉर्नर एटम आपस में तो टच नहीं करते, मगर ये कॉर्नर एटम क्या करते हैं, फेज सेंटर एटम को टच करते हैं। जो कॉर्नर एटम है वो फेज सेंटर एटम को क्या करते हैं, टच। तो देखिए जरा सिंपल सी बात बताता हूं, ये एक फेस है, इस फेस के सेंटर में एटम रखा है, इधर भी एक क्यूब, इधर भी एक क्यूब। तो देखिए, इसको कौन कौन से एटम टच करेंगे, अगर थोड़ा सा आप सोचो तो कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच करते हैं, तो इसमें कौन कौन से होंगे, ये चारों फेस होंगी। देखिए, ये फेस, इसकी 4 दीवारें होंगी इस वाले क्यूब की। ये देखो, एक छत, एक ग्राउंड, एक ये एक फ्रंट वाली, एक बैक वाली। ये चारों के सेंटर में जो एटम रखा होगा वो इसको टच करेगा, इसके चारों में जो एटम रखा होगा वो इसको टच करेगा, और 4 ये टच करेंगे, 1 2 3 और 4। देखिए, इसको अगर हम बात करें, इस इस फेस सेंटर एटम को ये चारों एटम टच करेंगे, 4 तो ये हो गए, और 4 ये करेंगे, ये जो इनकी जो एडजेसेंट साइड हैं,
ये देखो इस क्यूब की 4 साइड है, ये कौन कौन सी, छत, ग्राउंड और एक लेफ्ट एक राइट, ऐसी इसकी 4 ये। तो देखिए 1 2 3 4 तो ये हो गए, और 5 6 7 8 4 इस पे हो गए ये घूमने वाले, और 4 इस पे हो जाएंगे। तो 4 और 4 8 और 4 ये कितने हो गए, 12। ये थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। अगर आपको 3D वैसी होती, अगर मान लीजिए क्लास ऑनलाइन ना होती, ऑफलाइन होती, तो बहुत अच्छे से मैं आपको तरीके से समझाता। तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, इस कॉर्नर एटम को, ये जो बॉडी, ये जो फेस सेंटर्ड एटम है, इस फेस को ये चारों कॉर्नर एटम टच करेंगे, और ऐसे ये इधर का इधर की, इधर की इधर की, ये जो देखिए ऐसे होंगी, दो तो क्या होंगी, एक देखो दो तो ये हो गई, ये और ये, ऐसी दो ये और ये, चार ये हो गई, चार इस वाले क्यूब की, चार इस वाले की, 8, और 4 ये कॉर्नर्स वाले एटम हो गए। ये 8 एटम क्या करेंगे इनको, यानी कि 4 इधर से, 4 इधर से, और 4 ये वाले, तो कितने होंगे, 12 एटम क्या कर जाएंगे, टच कर जाएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12। तो एक बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सुन लीजिए, अगर कॉर्नर एटम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, सुनते जाइए। कॉर्नर एटम कहां पाए जाएंगे, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे। रैंक कितनी निकल के आएगी, 1। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा, 6। और कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच करेंगे, जिससे एक रिलेशन निकल के आएगा A = 2R। और इसमें पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम होगी कितनी, 52%, तो वॉइड हो जाएगा 48। बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड की अगर हम बात करें, तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड बॉडी सेंटर्ड। इसमें जो रैंक निकल आएगी, एक तो आ जाएगी किससे, कॉर्नर्स से निकल के, और एक आ जाएगी बॉडी सेंटर्ड से, तो टोटल रैंक कितनी आ जाएगी, 2। एक यूनिट सेल में 2 एटम होंगे। बात करें इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कितना होगा, 8, क्योंकि हर एक कॉर्नर एटम क्या करेगा, क्यूब सेंटर को या बॉडी सेंटर एटम को टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। और हर एक कॉर्नर एटम आपस में तो टच नहीं करता, मगर बॉडी सेंटर को टच करता है, जिससे डायगोनल पे एटम क्या कर जाते हैं, टच, उससे A√3 = आ जाता है 4R। और इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 68% हो जाती है, और वॉइड कितना हो जाएगा उसका, माइनस कर देंगे 32%। अगर हम बात करें किसकी, एफसीसी की, तो एफसीसी में जो रैंक है, एफसीसी में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो होंगे ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड बॉडी फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड पे और ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे। कॉर्नर्स की वजह से कितना आ जाएगा, एटम 1। कॉर्नर्स की वजह से एटम कितना आ जाएगा, 1। और फेस सेंटर्ड की वजह से एटम कितने आ जाएंगे, 3, क्योंकि 6 फेस होंगी, और एक फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो 6 × 1/2 कितना आ जाएगा, 3। तो 3 तो आ गए फेस सेंटर्ड से, और एक आ गया कॉर्नर से, तो कितनी रैंक हो गई, 4। और अगर हम बात करें इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सबसे मैक्सिमम होता है कितना, 12। और अगर इसमें पैकिंग एफिशिएंसी देखें तो वो भी सबसे ज्यादा होती है कितनी, 74%। और अगर इसमें रिलेशन देखें ए और आर में, तो इसमें क्या होता है, जो कॉर्नर एटम है वो एक दूसरे को तो टच नहीं करते, मगर फेस सेंटर एटम को टच करते हैं, जिसकी वजह से फेस डायगोनल पे एटम टच कर जाते हैं, और फेस डायगोनल की लेंथ है A√2, और वो = हो जाती है किसके, 4R के। अब देखिए, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करें, कोई भी जिस भी कोचिंग को ज्वाइन करें, तो सबसे पहले उनसे पूछिए कि सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं कि नहीं। कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन करने से पहले उनसे गारंटी ले लें सिलेक्शन की। अगर वो गारंटी लेते हैं तो ज्वाइन करें, और गारंटी नहीं लेते तो आपको मैंने बताई रखा है, बैग फटाफट टांगिए, और कुछ सीख ना हो तो बैग टांग के नोटबुक रख के फटाफट मेरे पास आ जाएं। मगर आने से पहले कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि आना कहाँ है वो तो कॉल पे ही पता चलेगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर है 821-861-2398। थैंक्स।